हेलो बच्चों। क्या हाल है भाई आप लोगों के? कैसे हो सभी बच्चे? आई होप सब बढ़िया हैं भाई। और जेई एडवांस की तैयारी तुम लोगों की धूमधाम से चल रही है, मजे आ रहे हैं आप लोगों को। अब जेई मेन का रिजल्ट आ गया है बेटा, और जेई एडवांस की तरफ आप लोग बढ़ गए हैं। और देखो इस छोटी सी इस टाइम, ऑब्वियसली ये टाइम ऐसा होता है कि कई सारे बच्चों का बहुत ज्यादा बढ़िया, ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं आया होता है ना। हमने जो अपनी एक्सपेक्टेशन रखी है उतना अच्छा रिजल्ट कई बार नहीं आया होता है। हो सकता है कुछ लोगों का आ भी गया हो, वेरी गुड बेटा अगर आपका आ गया। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, सोचा तो कुछ था सर हुआ कुछ। तो अगर आप जेई एडवांस्ड के लिए क्लियर हैं, मतलब एडवांस्ड बैठने के लिए क्वालिफाइड हैं, और रैंक आपकी उतनी अच्छी नहीं आई जितनी आप सोच रहे थे, या फिर ये कह लो कि आपको लगता है कि यार मेरी इतनी अच्छी रैंक मेंस में ही नहीं आई, एडवांस्ड में कैसे आ जाएगी, तो ऐसा सोचना बेटा गलत है। क्यों? क्योंकि जेई मेंस में और जेई एडवांस में रैंक्स में बहुत उलट पुलट होती है। ये नहीं सोच रहा है कि भाई एडवांस्ड में तो अब कर ही नहीं सकता, अगर मेरी सपोज मैं तो 50,000 नंबर पे हूं तो मैं कैसे एडवांस क्लियर कर लूंगा, या 1 लाख नंबर पे हूं तो कैसे कर लूंगा। भाई जितने बच्चे क्वालिफाइड हैं सबके पास चांस अभी भी है। रैंक्स अगर ऐसा होता कि मेंस वाली रैंक ही एडवांस की सिमिलर बन जाएंगी तो भाई एडवांस होता ही नहीं है ना। यही एडवांस्ड में देखो क्यों बोल रहा हूं मैं कि रैंक्स ऊपर नीचे होने के कारण है। पहला कारण तो यही है, देखो लास्ट मोमेंट पे एक महीना जिसने एक्स्ट्रा एफर्ट कर ली है, जेई मेन 1 और एडवांस्ड के बीच में लगभग 2 महीने थे। तो इन 2 महीने में जिसने बहुत बढ़िया मेहनत कर ली है उसका तो चांस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्योंकि कई बच्चे जिनका मेंस अच्छा हो जाता है वो डिले भी पड़ जाते हैं मेंस के बाद, उन्हें लगता है अरे अब मेंस बढ़िया हो गया अब क्या ही करना है ना, तो वो बच्चे नीचे आएंगे जो ढीले पड़ गए, और जो बच्चों ने 2 महीने मेहनत करी है वो ऊपर जाएंगे। एक तो रीजन ये हो गया, और दूसरा रीजन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कि जो बच्चे मेंस में, देखो होता क्या है मेंस में ना, एक डिफरेंट स्किल सेट चाहिए होता है मेंस में अच्छी रैंक लाने के लिए। मेंस में अच्छी रैंक लाने के लिए क्या स्किल सेट चाहिए होता है कि भाई आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी बढ़िया होनी चाहिए, आपको इजी इजी चीजें लर्न है, फॉर्मूले ट्रिक्स याद हैं, ताकि आपने फॉर्मूले रटे हुए हैं तो खटखट करके जल्दी जल्दी आंसर्स निकाल लिए, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री में। बट मैथ्स में भी ऐसा होता है कई बार, बट एडवांस्ड में ऐसा नहीं होता। एडवांस्ड में आपका स्किल सेट डिफरेंट चाहिए। तो एडवांस क्लियर करने के लिए स्किल सेट जो चाहिए वो है कि आपको टफ लेवल की प्रॉब्लम क्रैक करना आना चाहिए। भले ही आपकी स्पीड उतनी फास्ट नहीं है कि आपने क्वेश्चन 2 मिनट में 3 मिनट में निपटाया, वो नहीं हुआ आपसे, बट 5-6 मिनट लगाए, बट स्पीड बहुत अच्छी नहीं है, बट आपकी प्रॉब्लम क्रैक करने की एबिलिटी बहुत अच्छी है, या आपकी एक्यूरेसी अच्छी है कि कोई चीज आपको आती है तो आप उसमें गलती नहीं करते, लेंदी लेंदी चीजें मल्टीपल करेक्ट में आई, 4 ऑप्शन है, 3-4 ऑप्शन सॉल्व किए, बट आपकी एक्यूरेसी बेटर है, तो भी एडवांस्ड आपका बेटर होता है। ठीक है, तो स्किल सेट क्योंकि डिफरेंट चाहिए, कई बच्चों को मैंने देखा है कि एडवांस्ड में वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि एडवांस में उतना फास्ट नहीं जाना, अपने को 8-10 प्रॉब्लम भी 1 घंटे में सॉल्व कर ली, 7-8 प्रॉब्लम तो एडवांस क्लियर हो गया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है आपके स्किल सेट वैसे अच्छे हो, मेंस में आप उतने अच्छे ना हो। जैसे मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, सही बताऊं तो, कि जो जब हमारे टाइम पे तो स्क्रीनिंग होता था, राइट, ये जो अब तुम्हारा मेंस होता है, तो स्क्रीनिंग में मेरी रैंक बहुत बेकार आई थी। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत खट 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 स्पीड चाहिए। सिमिलरली बिटसेट में भी यही होता है, बिटसेट में बहुत स्पीड चाहिए आपको, मेरी बिटसेट में भी रैंक खराब आई थी, बट एडवांस्ड में इतनी बढ़िया आ गई। इसीलिए क्योंकि भाई आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है वो आपको समझनी है। अगर आपकी स्ट्रेंथ है कि नहीं, आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरह याद हैं, आपने बहुत प्लान करके प्रॉपर नोट्स वोट्स पढ़ के अच्छी तरह से सारी चीज़ें याद करी हुई हैं, ट्रिक्स विक्स याद करी हैं, और आपकी स्पीड भी अच्छी खासी है, खट खट करके आप सॉल्व कर देते हो, तो आप मेंस के लिए बहुत बढ़िया हो। इसका ये मतलब नहीं एडवांस के लिए नहीं हो, बट एडवांस में इसके अलावा आपको चाहिए कि आप टफ लेवल के क्वेश्चन में कई बार नया सोचना पड़ रहा है, कुछ नई चीज थॉट प्रोसेस है, तो आपका थॉट प्रोसेस कितना डेवलप्ड है वो एडवांस में ज्यादा काम आता है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी बच्चा घबराए ना कि यार सर एडवांस्ड मेंस अच्छा नहीं आया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो अब एडवांस कैसे कर लूंगा। बिल्कुल कर सकते हो बेटा, अगर तुम एडवांस में बैठने के लिए क्वालिफाइड हो तो एडवांस क्लियर करने की भी तुम्हारे अंदर क्षमता है। ठीक है, तो कोई भी बच्चा अपने आप को कम ना समझे, डेफिनेटली आपको ट्राई करना है और इसको करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आज क्या पढ़ने वाले हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और कल डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो कमिंग टू टुडेज टॉपिक, देखो कई बच्चों का ऐसा होता है कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन उतना स्ट्रांग नहीं है, और स्पेशली इनडेफिनेट को सोचते हैं अरे इनडेफिनेट तो आता ही नहीं है, इनडेफिनेट को ज्यादा पीवाईक्यूज नहीं दिखते, तो इसलिए इनडेफिनेट को उड़ाई देते हैं, सर सीधे डेफिनेट कर लेते हैं। ये गलती मत करना बेटा, क्योंकि आपको इनडेफिनेट को एज अ सेपरेट चैप्टर नहीं देखना है, आपको इंटीग्रल कैलकुलस को देखना है एडवांस्ड के लिए। इंटीग्रल कैलकुलस में क्या क्या आता है? इंडेफिनेट, डेफिनेट, एरिया अंडर द ग्राफ और डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये चारों चीजें का एक तरह से फाउंडेशन है ये चैप्टर इंडेफिनेट, और इन चारों के ऊपर आपको 6 सवाल आराम से मिलेंगे। 2 डिफरेंशियल पे मिलेंगे, 1 एरिया पे मिलेंगे, और 2 या 3 इंटीग्रेशन पे मिलेंगे। तो 5 या 6 सवाल तो पक्के हैं एडवांस्ड के पेपर में। 5 क्वेश्चंस फ्रॉम इंटीग्रल कैलकुलस
विश्वास नहीं है तो उठा के देख लो, किसी भी साल का पेपर, किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, 5 तो आराम से मिलेंगे, किसी किसी साल 6 भी तुम्हें मिल जाएंगे पूरे इंटीग्रल कैलकुलस के ऊपर। और इस इंटीग्रल कैलकुलस में अगर ये 6 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, इनको अगर आप, सारे तो ऑब्वियसली नहीं होंगे, देखो बहुत कम बच्चे होते हैं जिनसे सारे इंटीग्रल कैलकुलस के सारे सवाल हो जाए, ठीक है, एक आध दो घुसाए होते हैं काफी टफ लेवल के, जैसे पिछले साल भी इंटीग्रेशन वाला बहुत टफ था, एरिया डिफरेंशियल के इजी थे, है ना। तो अपने को ये देखना है कि इसको एज अ इंटीग्रल कैलकुलस एक यूनिट समझ के चलना है, और इन 5-6 क्वेश्चन में से अगर तुमने 3 भी क्रैक कर लिए तो तुम्हारा काम बन गया। अब उन 3 क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी है सर? स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को जितना स्ट्रॉन्ग कर लोगे उतने बाकी चैप्टर तुम्हारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि सबके अंदर बेटा यही लगता है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में फिर प्रॉपर्टीज होती हैं, बट उसके अलावा भी ये भी बहुत यूज होता है, कहीं पर भी घुस जाता है। और एरिया के अंदर पूरा का पूरा यही लगता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में पूरा ये लगता है। तो इनडेफिनेट कई बच्चों का उतना स्ट्रांग नहीं होता, इस वजह से इंटीग्रल कैलकुलस में उतना कॉन्फिडेंस फील नहीं करते। तो अगर आपकी भी इंटीग्रल कैलकुलस वीक है, जो कि कम लोगों की होती है, मोस्टली बच्चों का इंटीग्रल कैलकुलस फेवरेट होता है, कैलकुलस में डिफरेंशियल की जगह इंटीग्रल ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन बनने लगते हैं एक बार अगर आप पढ़ लें एक लेवल के ऊपर। तो अगर आपको भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले इनडेफिनेट के ऊपर थोड़ा समय दो, जिनका बिल्कुल वीक है वो 4-5 दिन लगाएं, प्रॉपर प्रैक्टिस करें। और इसमें बेटा सिर्फ 10-15 क्वेश्चन करने से नहीं होता है अगर आपका इंडेफिनेट वीक है। जिनका भी इंडेफिनेट स्ट्रांग है उनसे तुम पूछ लेना, अगर तुम्हें विश्वास नहीं कि भाई उन्होंने कम से कम 200-300 सवाल इस पर लगाए हुए हैं, तब जाके उनका इंडेफिनेट स्ट्रांग बनता है। बट अगर मिनिमम बोल रहा हूँ, इतने मिनिमम, बट सर अब इतना टाइम तो नहीं है, 200-300 नहीं तो 100 तो लगाओ, 100 तो लगाओ। कहीं से भी कोई भी असाइनमेंट आपके पास है, कहीं भी कोई भी किताब है, उसके इंडेफिनेट के 100 क्वेश्चंस एटलीस्ट लगाइए, तब जाके आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। आज भी हम लगाएंगे 15-20 क्वेश्चन आज लगाएंगे, और आपको भी करने हैं। तो आज हम क्या क्या करेंगे भाई, चलिए। तो इनडेफिनेट की इंपॉर्टेंस बता दी है मैंने, पूरी इंटीग्रल कैलकुलस में काम आएगा, इसलिए से अलग से पढ़ा रहा हूं मैं आपको। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज करेंगे, इनडेफिनेट में बहुत फॉर्मूले हैं, तुम्हें पता है ना, याद करने सबको इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ बढ़िया सवाल और फिर बढ़िया पीवाईक्यू, वही अपना जो लेक्चर स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इस समय, एडवांस से पहले जो अपना चल रहा है, इससे पहले का स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही है, ठीक है। चलिए, तो समरी वही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दे रहा हूं आपको। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो हैं ये सारे हो गए, ये तो सबको याद होंगे, इंटीग्रल कॉट, इंटीग्रल टैन, इंटीग्रल सेक, इंटीग्रल कोसेक, ये सब अपने को लर्न होने चाहिए बढ़िया से, एनसीईआरटी के अंदर हैं। ये 6 एक जैसे से फॉर्मूले होते हैं, ये भी आपको बढ़िया प्यार से रटे होने चाहिए बेटा। कई लोगों को ये याद नहीं होते हैं और फिर ढूंढते रहते हैं कौन सा लगेगा क्या होगा, ऐसा मत करो बेटा। बोर्ड्स दिए हैं आपने, ये सब बोर्ड्स में भी लगता है, ये 6 के 6 फॉर्मूले आपको बढ़िया से लर्न होने चाहिए। उसके बाद ये 3 लंबे वाले फॉर्मूले बाई पार्ट से प्रूव होते हैं जो, ये आपको लर्न होने चाहिए। फिर ये ऑब्जेक्टिव के लिए 2-3 फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए बाई पार्ट से रिलेटेड, ई की पावर एफ एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, एक्स एफ एक्स, ई की पावर एक्स एफ एक्स होता है। और फिर एक दूसरा भी ऐसा ही होता है, एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स इज एक्स एफ एक्स प्लस सी। कई लोगों को ये याद नहीं होता है, ये भी याद रखना है, करेक्ट, सेकेंड वाला। और थर्ड वाला इंटीग्रल ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला, ये आप लगा सकते हैं, बाय पार्ट से प्रूव होता है, 2 बार बाय पार्ट्स लगा के, ठीक है। तो ये सब एज अ फॉर्मूला लर्न कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छा रहेगा भाई। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला प्रॉब्लम है भाई, ठीक है, मैट्रिक्स मैच टाइप से ही शुरू कर रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन आज का बहुत ही जबरदस्त, और कॉन्सेप्ट भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि मेंस एडवांस दोनों में जेई का वन ऑफ द फेवरेट कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है भाई? सबसे पहले तो हम देखते हैं, आई ये दिया हुआ है, ठीक है, जे ये दिया हुआ है, आई पूछा है आई प्लस जे और जे माइनस आई। अच्छा, तो पहले तो जे और आई को ऐड करके देखता हूं क्या हो रहा है। जे और आई को अगर मैं ऐड करके देखूं बेटा, तो जे प्लस आई इधर लिख देता हूं, जे प्लस आई मेरे को दिख गया। डिनोमिनेटर तो देखो, अच्छा सेम बना लेता हूं पहले जे का यार, क्योंकि जे का डिनोमिनेटर में माइनस है, तो ई की पावर 3x अपॉन 1 प्लस ई की पावर 4x हो जाएगा, है ना। ई की पावर 4x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो मेरा जो जे इंटीग्रल है ऐसा हो गया। अब ऐड करना इजी रहेगा, अब इन दोनों को ऐड करना इजी है क्योंकि डिनोमिनेटर बना लिया सेम। तो आई प्लस जे हो जाएगा ई की पावर 3x प्लस ई की पावर x अपॉन ई की पावर 4x प्लस 1 dx। इसको देख के कुछ दिमाग में चमका बेटा? ऊपर ई की पावर x कॉमन, ई की पावर 2x प्लस 1 अपॉन ई की पावर 4x प्लस 1 dx। और बेटा अब आप ई की पावर x को टी लेट कर लेंगे, ई की पावर x को यहाँ पे टी लेट कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे दिख गया कुछ बहुत बढ़िया सा, क्या बन गया, क्योंकि ये ई की पावर x dx तो dt गया, तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी 4 प्लस 1। सबकी नोटबुक में ये सवाल जरूर करा होगा आपने भाई,
स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन गया। स्टैंडर्ड मतलब एक ऐसा जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं। इस इंटीग्रल के बारे में आप पहले से जानते हैं। सर हम तो जानते ही नहीं। तुम नहीं जानते तो तुम्हें थ्योरी पढ़नी चाहिए बेटा। ये वाला एल्जेब्रिक ट्विन इंटीग्रल का पार्ट है। √10x जैसे करते हैं वहीं से आता है। ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। हाँ सर अब याद आया। बस यही तो दिक्कत है कि अगर आपको मुझे बताना पड़ रहा है तो गलत बात है भाई। आपको खुद से ये चीजें स्ट्राइक करनी चाहिए। ठीक है, टी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं और ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस बनाया जाता है। टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर +2 की तरह लिखा जाता है। और बेटा अब t माइनस 1/t को z दिमाग में भी ले सकते थे। ऊपर वाला अब dz बन गया। ये देखो ये पूरा तुम्हारा dz बन गया, z² +2। तो 1/√2 tan इनवर्स z/√2, z की जगह वैल्यू और फाइनली t की जगह भी वैल्यू। t माना था भाई e⁻x को, तो हमारा आंसर आ गया 1/√2 tan इनवर्स e⁻x माइनस e⁻−x/√2। ये j+i की वैल्यू आ रही है भाई। j+i की वैल्यू ये आ गई भाई, देख लो सही आई आई थिंक। हाँ अगर मैं इसका एलसीएम ले लूंगा e⁻−x का तो यही बन जाएगा। जो j+i की वैल्यू है p से मैच हो गई है, p से मैच हो गई है, राइट। इस तरह से हो गया है। अब देखो थोड़ा सा अगर एग्जाम में कॉमन सेंस लगाएं तो मुझे दिख रहा है यार यहाँ बेसिकली j+i और j-i में बेसिकली मैं j-i भी बनाऊंगा और जब दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा i निकल आ जाएगा, है ना। क्योंकि j+i और j-i जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो j तो कट जाएगा और 2i बच जाएगा। यानी कि साफ समझ आ रहा है यार कि सब्ट्रैक्ट करना है तो बेसिकली j-i यही वाला हो रहा होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों का सब्ट्रैक्शन यहाँ ऑप्शंस में लिखा हुआ है। समझ रहे हो ना। तो मुझे करने की भी अब एक्चुअली जरूरत नहीं है। जो स्मार्ट लोग होंगे एग्जाम में वो इसको सीधे टिक कर देंगे कि भैया j-i यही आएगा, दिख ही रहा है। और फिर हम ऐड वैड करेंगे, जब दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह का कुछ बन जाना चाहिए। ठीक है, ये माइनस वाला बन जाना चाहिए। वो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं। तो पहले तो बट अभी के लिए क्योंकि हम सीख रहे हैं, क्लास है ये, एग्जाम नहीं है, एग्जामिनेशन रूम में कर देते बिंदास। इसको तुक्का नहीं कहते, इसको बोलते हैं स्मार्टनेस। तो उसे बोलते हैं जो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बॉ करके लगा दिया। ये तुमने थोड़ा दिमाग लगाया है और साथ में कैलकुलेटेड गेस किया है, तो इसमें गलती होने के चांस ऑलमोस्ट 0 से होते हैं। चलिए तो अब j-i बनाता हूं। जैसे j और i को ऐड किया था, अब j-i क्रिएट करते हैं। j-i, तो j-i क्या हो जाएगा भाई साहब, कुछ नहीं बस बीच में माइनस आ जाएगा। तो e⁻x e⁻2x - 1 अपॉन e⁻4x + 1। फिर से e⁻x को कुछ t मान लेता हूं, तो t² - 1 अपॉन t4 + 1 dt। ऊपर नीचे फिर t² से मल्टीप्लाई, और क्योंकि अब इस बार ऊपर माइनस का साइन होता है तो नीचे t + 1/t बनाया जाता है, उल्टा बनाया जाता है। जब यहाँ ऊपर प्लस था तो माइनस, जब माइनस था तो प्लस। ये सब थ्योरी के पार्ट्स हैं जो मैं आपके जल्दी जल्दी ब्रशअप करवा रहा हूँ, क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। तो बस ये हो जाएगा 1 - 1/t² dt, नीचे t + 1/t होल स्क्वायर -2 से वैल्यू निकालेंगे। अब t + 1/t को z मानेंगे इस बार, तो ये dz अपॉन z² - 2 बन जाएगा, z² - 2। और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया 1 बाय, देख लो ये वाला बन गया भाई। देखो √x dx अपॉन x² - a² 1/2 ln x - a अपॉन x + a। so 1/2 a की जगह √2 ln z -√2 अपॉन z + √2, मॉड भी लगा सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, इंडेफिनिट में लगा लो। z की वैल्यू वापस डालेंगे, z था t + 1/t और t की वैल्यू e⁻x थी। तो फाइनली आंसर हो गया 1/2 √2 ln e⁻x + e⁻−x - √2 ऑन e⁻x + e⁻−x + √2 प्लस c। ये हमारा j-i की वैल्यू आ गई, जो कि कंपेयर की जाए तो आई थिंक सेम आ रही है। ऊपर माइनस नीचे प्लस और e⁻x एलसीएम ले लेंगे तो यही बन जाएगा। तो तुम्हारा Q ऑप्शन बन चुका है, देख लो Q बन गया ना 1/2 √2 e⁻2x - √2x to e⁻x + 1, करेक्ट। तो j-i Q से मैच हम पहले ही करा चुके हैं, तो कम मार के है ना एग्जाम में, बट ठीक है जनरल मेथड भी बता दिया। बाकी अब दोनों इक्वेशंस को j-i आ गया, j+i आ गया, इन दोनों को बेटा जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो i क्रिएट हो जाएगा, खट से i मेरा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने कर लिया, इस तरह से हमने कर लिया भाई।
ठीक है, जे वैसे देखो डायरेक्ट भी क्रिएट हो सकता था क्योंकि e⁴x, हाँ मतलब e⁴x को t मानेंगे तो t³/1 + e⁴, तो बेसिकली आपका डायरेक्ट क्रिएट हो सकता था क्योंकि नीचे t⁴ ऊपर t³ है, ये डायरेक्ट जे भी हम निकाल सकते थे, वो भी एक अप्रोच हो सकती है। मैंने पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट करके अप्रोच किया क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, एक पैसेज हो गया हमारा, एक और पैसेज देखेंगे। एक और जबरदस्त पैसेज है ये वाला, इसको बहुत ही केयरफुली करेंगे बिकॉज इसके अंदर थोड़े से गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं भाई। चलिए क्या है, सबसे पहले देखते हैं। फाइ ए बी टी एक फंक्शन है जिसमें ए बी और टी तीन वेरिएबल्स हैं। फाइ ए बी टी का मतलब 3 वेरिएबल का फंक्शन है। ठीक है सर, समझ गए। और मुझे दिख रहा है उन्हें होल स्क्वायर बना सकता हूँ, मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, तो फाइ ए बी टी को मैं लिखता हूं कुछ मिनिमम होल स्क्वायर बना के। देखो इसको, देखो a² - 5/2 का होल स्क्वायर, राइट, तो -25/4 कर दूंगा। और इसको b² - 4bt है, तो b² b - 2t का होल स्क्वायर, करेक्ट। और 4t² तो यूज हो गया इस 5t² में से इसके अंदर, तो बचा एक t² और एक -2t और एक 33/4। देख लो भाई, इतनी बात सही बोली मैंने। और ये 25/4 33/4 एडजस्ट कर दो, इसको भी बेटा बढ़िया सा लिख लेते हैं। तो a² - 5/2 होल स्क्वायर b - 2t होल स्क्वायर, कितना बचा? ये 25 गया 33 में से, तो 8 बचा। तो t² - 2t + 8/4 यानी +2 बच जाएगा। +2 को भी +1 कर लो ताकि ये फिर से एक होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। तो 3 होल स्क्वायर मेरे पास बन गए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब ट्राई करो एक बार, खुद से पॉज करके सब लोग ट्राई करें, क्योंकि इसमें अभी आगे भी एक छोटा सा गड़बड़ होने का चांस होता है। तो ये अपना क्या बन गया? फाइ ए बी टी बन गया, फाइ ए बी टी। तो अब वो कह रहे हैं गिवन एफ टी एंड जीबी आर मिनिमम वैल्यूज। ध्यान से समझना, एफ टी का क्या मतलब है कि टी के टर्म्स में मिनिमम वैल्यू लानी है। एफ टी क्या होता है? फंक्शन ऑफ टी, यानी कि तुम्हें एक तरह से टी को बचाना है, तभी तो फंक्शन ऑफ टी बचेगा। यानी कि टी को बचाना है, यानी अगर उल्टा सोचें तो टी के अलावा जो दोनों फंक्शन है उन्हें मिनिमाइज करना है। दोनों वेरिएबल्स हैं ए और बी, उन्हें मिनिमाइज करना है उनकी वैल्यूज को। ठीक है, तो अगर तुम्हें टी बचाना है तो यानी इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए ये वाला मिनिमम होल स्क्वायर 0 कर दोगे, ये वाला 0 कर दोगे, क्योंकि तुम्हें बी को तो उड़ाना है ना। b = 2t डालते ही ये वाली चीज फट से 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो गई। यानी जो तुम्हारा एफ टी होगा बेटा वो सिर्फ t - 1 होल स्क्वायर +1 हो जाएगा। एफ टी तो तुम्हारा ये हो गया, ठीक है, एफ टी तो तुम्हारा ये हो गया। तो इनफैक्ट पहला क्वेश्चन तो सॉल्व ही हो गया। इंटीग्रल dx अपॉन fx, तो x - 1 होल स्क्वायर +1 हो गया। और ये तो सीधे tan इनवर्स x - 1 का फॉर्मूला लिखा हुआ है। tan इनवर्स x - 1 + c, ए ऑप्शन तो हो गया। तो f समझ गए, एफ टी का मतलब, क्योंकि एफ टी था मतलब t बचाना है, मिनिमम वैल्यू बाकी दोनों के टर्म्स में निकालनी है, यानी a और b वाली होल स्क्वायर्स की टर्म 0 कर दी। अब गलती होने के चांस बढ़ेंगे जैसे ही तुम जी भी निकालोगे। अगले क्वेश्चन में हमें जी एक्स लाना है, यानी जी हमें फंक्शन क्रिएट करना है। तो अब सर इसमें क्या है? जी के लिए तो बहुत आसान है, हम उल्टा कर देंगे। हम उल्टा कर देंगे कि भाई जी निकालने के लिए जी बी का मतलब, अब बी को बचाना है और बाकी दोनों को 0 करने हैं। तो अब जो इसमें गलती होती है ना बेटा, वो ये होती है, ध्यान से देखना भाई गलती क्या होती है। जी ऑफ बी लाना है ना सर, तो इस बार इसको तो 0 कर ही दोगे और सर इसको 0 कर दो, ये होती है गड़बड़। क्यों सर, इसमें क्या गड़बड़ है? यानी बेसिकली b - 2t का होल स्क्वायर +1 ये बच जाएगा। और फिर जो थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगा लेते हैं वो कहते हैं अच्छा अभी तो t रह गया, तो एक काम करता हूं, t भी देखो मिनिमम तो 1 पर आ रहा है, तो t को भी यहां 1 डाल देता हूं, क्योंकि इसको हमने 0 रखा है, यानी कि t को 1 रख दिया। तो बेसिकली b - 2 होल स्क्वायर +1 बोल देते हैं। रॉन्ग, रॉन्ग, जी बी ये नहीं होगा भाई, g एज अ फंक्शन ऑफ b ये नहीं होगा। क्यों सर, दिल को झटका लग गया, ऐसा क्यों हो गया सर? हमने तो यही किया है ना, करा है ना करा है तो जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में कि भाई सर हमने भी यही किया था, इसमें तो ऐसे ही शुरू किया था सर, बट गड़बड़ हो गई। गड़बड़ घोटाला क्या है इसमें, कौन बताएगा? बहुत ही सिंपल सा गड़बड़ घोटाला है यार। देखो क्या गड़बड़ घोटाला है, तुम्हें बी के टर्म्स में बेसिकली टी को हटाना है ना। तो ऐसे सोचो, चलो अगर तुम्हारे पास मैं यहां लिख दूं x - 3 होल स्क्वायर प्लस x - 5 होल स्क्वायर और बोलूं इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो, तो क्या तुम ये कर दोगे? इसके अंदर वाला 3 डाल दो,
और फिर वहां लास्ट में x को 3 डाल दो, ऐसे तो नहीं करोगे ना। या इसमें 5 डाल दो, इसको 0 कर दो, और ये वाले में x को 5 डाल दो, क्योंकि दोनों में x है इसलिए तुम्हें एक्चुअली पहले होल स्क्वायर खोल के एक ही क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, फिर उसे होल स्क्वायर करना पड़ेगा। मानते हो ना ये बात? ऐसा तो नहीं करोगे ना भाई कि इसको होल स्क्वायर 0 रख दिया और उधर 3 डाल दिया, हो गया मिनिमम। ऐसे तो पता नहीं भाई कौन से प्लेनेट में ऐसा होता है, हमारे अर्थ पे तो ऐसा नहीं होगा मिनिमम। तो सेम चीज यहां हो रही है, क्योंकि आपने टी वाली टर्म को उड़ाना है, टी को हटाना है, राइट? जैसे यहाँ एक्स हटाना था, यहाँ टी हटाना है, तो आप क्या वही तो कर रहे हो कि बी को T2 डाल रहे हो, 2t डाल रहे हो, टी को 1, फिर सॉरी टी को 1 डाल रहे हो, टी को 1 यहाँ उठा के डाल रहे हो। तो अपने को दो क्वाड्रेटिक्स हैं, इनको पहले खोलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में टी कैद है, तो हमें दोनों में से टी को उड़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब समझ गए इसमें गलती क्या है, क्योंकि हमें इसमें तो ठीक है, इसमें तो ये इंडिपेंडेंट चल रहा है, ये तो मिनिमम डाल दी, बट टी दोनों के अंदर है, इसलिए आपको जीबी निकालने के लिए पहले जो फाई ए बी टी है उसमें से ए तो चलो उड़ाई दिया, फाई बी टी रह गया बस, क्योंकि ये वाला होल स्क्वायर तो 0 रख ही दिया। सो b माइनस 2t होल स्क्वायर प्लस t माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, ऐसे जो लिखा है इसको पहले होल स्क्वायर खोलिए, ठीक है भाई। और अब आपको टी में क्वाड्रेटिक की तरह लिखनी है, क्योंकि टी को उड़ाना है, राइट? हमें किसको उड़ाना है? टी को। तो टी में क्वाड्रेटिक की तरह लिखता हूं 5t स्क्वायर और माइनस 2t कॉमन, 2b प्लस 1, देख लो, हाँ। और हमारे पास क्या बचा? 1 प्लस 1 2 प्लस बी स्क्वायर बचा, 2 प्लस बी स्क्वायर बचा। समझ गए भाई? अब इसको या तो होल स्क्वायर बनाओ, या तुम्हें पता है इस क्वाड्रेटिक का मिनिमा आता है माइनस डी बाय 4a पे, ठीक है? तो क्वाड्रेटिक का डी निकाल लेता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 कॉमन, तो ये हमारे पास आ गया, क्या आ गया भाई? 9 प्लस 4b माइनस बी स्क्वायर। देख लीजिए क्वाड्रेटिक का डी आया है, हाँ सर। और जो मिनिमम होता है, मिनिमम वैल्यू वो होती है माइनस डी बाय 4a, ए की जगह 5 है इस क्वाड्रेटिक में, ठीक है? तो बेसिकली इसको एज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन मान लिया हमने टी में क्वाड्रेटिक, और हमने इसकी वैल्यू निकाल दी। तो माइनस डी का मतलब हो गया बी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 9 इंटू 4, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया ना, अपॉन 4 इंटू ए 5 है, 4 कट गया। और अब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, सो बी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 9, एक मिनट कुछ गड़बड़ करी है ना मैंने, हाँ, 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, प्लस 4b 1 माइनस 9 था, तो यहाँ पे जब होगा तो प्लस 9 हो जाएगा, प्लस 9, करेक्ट। और नीचे 5 भी था, तो ये तुम्हारा मिनिमम वैल्यू आई फंक्शन की जब टी को उड़ाया बी के टर्म्स में। तो अब तुम्हारा जो जी बी है वो ये फंक्शन है, देखो अलग अलग आए ना, अलग अलग आए ना भाई, यहां अलग आया और यहां पे जी बी अलग आया था। तो ये मिस्टेक है, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल एरर है इसके अंदर, कि जब आप होल स्क्वायर दो बने हुए हैं, दोनों में वो वेरिएबल फंसा है, तो आपको पहले एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक बना के ही मिनिमम करना पड़ेगा। चलिए, तो बस अब तो जी बी आ गया है, हमें क्या करना है क्वेश्चन में? ई की पावर एक्स जी एक्स इंटीग्रेट करना है, तो ई की पावर एक्स जी एक्स, अच्छा तो जी एक्स क्या था भाई? जी ऑफ एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 अपॉन 5 dx इज ई की पावर एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी। अब एक तरीका तो यह है कि भैया यहाँ बाय पार्ट लगा के अपना सिंप्लीफाई करिए, इंटीग्रेट करिए और राइट से कंपेयर करिए, या सीधे मेरे को लग रहा है क्यों ना दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूंगा तो भी तो एबीसी निकल के आ जाएगा ना भाई। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ई की पावर एक्स बाय 5 कॉन्स्टेंट माना, इसका डेरिवेटिव, ओ सॉरी, ये तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे इंटीग्रल साइन हटेगा सीधे सीधे और कुछ नहीं होगा, तो लेफ्ट साइड में तो बस ये फंक्शन बन जाएगा, और राइट साइड में अब तुम्हें इनमें सब में प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो ई की पावर एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बेसिकली क्वाड्रेटिक कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव प्लस ये कांस्टेंट 2ax प्लस बी, ठीक है जी। अब कंपेयर किया जाए, ई की पावर एक्स तो उड़ा दो सब में से, ई की पावर एक्स उड़ा दो, और ये ऑलवेज ट्रू है तो कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर वगैरह इक्वेट कर देते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं भाई, एक्स स्क्वायर का यहाँ 1/5 है, वहां पे क्या है ए है, तो 1/5 एक खट से देखो कितनी जल्दी आ गया। ऐसे ही x का -4/9 है, यहाँ पे b है
और 2a है, तो b प्लस 2a की वैल्यू ये होनी चाहिए। कांस्टेंट टर्म 9/5 है, इधर कांस्टेंट टर्म c प्लस b है, तो खट से abc सारे निकल कर आ जाएंगे। देखो यहाँ पे a को डाल दो 2/5, ऐसा कुछ b हो गया। फिर c को भी यहां से निकाल लेंगे, 9/5 प्लस b हो जाएगा, c हो गया 9/5 प्लस 38/45। कितना हुआ? 119/45 हो गया c। हमसे क्या पूछा है? a प्लस बी प्लस सी पूछा है भाई, a प्लस बी प्लस सी पूछा है, तो b प्लस सी तो वैसे ये था ही। अरे यार, अब देखो इतनी मेहनत फालतू में करी, पहले देख लिया होता क्वेश्चन क्या है, क्योंकि b प्लस सी मेरे पास आ चुका है और मुझे a ऐड करना है, तो बस 9/5 प्लस 1/5 सीधे करना था। मुझे ये सब करने की कोई जरूरत थी ही नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं थी ये सब करने की। b और c की एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत बेटा पड़ ही नहीं रही, समझ गए? क्योंकि b प्लस सी आ चुका, a में जोड़ देते, 9/5 प्लस 1/5, a प्लस बी प्लस सी सीधे 10/5 यानी 2 हो जाता, a ऑप्शन हो जाता। ठीक है, इसीलिए तो बोलते हैं क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए, केयरफुली पढ़ना चाहिए। तो बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया पैसेज है, दोनों क्वेश्चंस हो गए, काफी चीजें मिक्स हो गई, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक मिक्स हो गया इंटीग्रेशन के साथ। चलो भाई अगले पर आएंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इंटीग्रल cos 6x प्लस 6 cos 4x प्लस 15 cos 2x प्लस 10। साफ समझ आ रहा है? इतना गंदा इंटीग्रेशन तो भैया हाथ कांप रहे हैं करने में, तो इसका मतलब हमें पहले सिंप्लीफिकेशन करना है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ज्यादा दिखाई दे रहा है ये, और इंटीग्रेशन का कम। तो ऐसे सवालों में तुम्हें पता है क्या होता है? सर ये 15 में से 10 इसके साथ दो, है ना, 10 cos 2x इसके साथ करो, ताकि 10 1 प्लस cos 2x, ये तो बढ़िया सा फॉर्मूला बनेगा। और जो 5 बचे, 15 में से 5 बचे ना, 5 और इसके साथ 5 मिला लो, तो 5 कॉमन, 5 कॉमन, समझे क्या कर रहा हूं? cos 4x प्लस cos 2x, इनमें अब cos c प्लस cos d लगेगा, और एक 6 थे यहाँ पे तो 5 यूज हो गए, एक बचा, एक इसके साथ क्लब कर दो, cos 6x प्लस cos 4x। इस प्रकार से न्यूमरेटर बन गया है, और डिनोमिनेटर को अभी लिख नहीं रहा हूं मैं, एज इट इज लिख देता हूं। समझ गए ना क्या हुआ है? बेसिकली मैंने क्या किया कि 15 में से 10 इसे दिए, 5 बचे, 5 और 5 क्लब करे, एक बचा, एक इसके साथ क्लब किया। ऐसे मैंने स्प्लिट किया है ताकि सब में फॉर्मुलेज लग जाएं। cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2, cos c माइनस d बाई 2, इसमें भी cos c प्लस cos d लगेगा, 2 cos c प्लस d बाई 2, cos c माइनस d बाई 2, देख लीजिए, राइट? ऐसा कुछ हो गया। और फिर आखिरी वाले में 1 प्लस cos 2x को लिख दिया 2 cos स्क्वायर x, डिनोमिनेटर को dr अभी लिख दिया। और अब देखो न्यूमरेटर से कुछ कुछ कॉमन आया। न्यूमरेटर से क्या क्या कॉमन आ गया? 2 cos x आ गया, cos 5x प्लस 5 cos 3x। अच्छा, ये तो बढ़िया ही हो गया, सीधे ही कट गया भाई, 2 cos x भी कॉमन नहीं लेना पड़ा। चलो ठीक है, देखते हैं, प्लस 10 cos x। और अब अगर डिनोमिनेटर को देखोगे बेटा, डिनोमिनेटर को जैसे ही आप देखोगे, तो डिनोमिनेटर में देखो 10 cos स्क्वायर, ये cos को भी अंदर ले जाओ, 10 cos स्क्वायर, 5 cos 3 cos, cos 5। तो बेसिकली ये पूरा आपका डिनोमिनेटर लिखा हुआ है क्या? cos x के साथ ये मिला के पूरा डिनोमिनेटर कट गया, यानी कि सब कट कटा के बेटा 2 आ गया है। तो कुछ भी नहीं है, ये जो अंदर लिखा है ये सिर्फ और सिर्फ 2 है। इंटीग्रल 2 dx यानी 2x प्लस सी, यानी fx तुम्हारा 2x हो गया। आया ना मजा? पूरा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, और इसमें इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं था, बस f 2024 निकालना है। तो 2 इंटू 2024, ओ 40, ऑप्शन मैंने गलत बना दिया, सॉरी, 4048 होगा, 4028 नहीं, 4048 होगा, क्योंकि 2024 का डबल क्या होता है? 4048 होता है। तो बी ऑप्शन आना चाहिए आंसर।
बी ऑप्शन होना चाहिए बेटा आंसर, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री इसीलिए स्ट्रांग चाहिए होती है अपने को, फॉर्मुलेज वगैरह आने चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, एक और देखने में बहुत ज्यादा ही खतरनाक क्वेश्चन, बट एक्चुअली फिर से देखने में उतना ज्यादा है नहीं। देखो रूट में अंदर 2024 की पावर कुछ है, इधर 2024 की साइन इनवर्स 2024 की पावर x है, तो सब्सटीट्यूशन से समझ आ रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले शुरू करना चाहिए सब्सटीट्यूशन से, कि आपके माइंड में आया सब्सटीट्यूशन, क्योंकि और तो कुछ जरिया ही नहीं है ना जाने का। साइन इनवर्स जैसे ही दिख जाए तो मतलब साइन इनवर्स 2024 की पावर x को कुछ थीटा मान लेता हूं, सब एंगल थीटा, या ऐसे बोल दो कि 2024 की पावर x को मैं साइन थीटा मान रहा हूं, साइन थीटा मान रहा हूं। ये मैं सब्सटीट्यूशन डालना चाह रहा हूं पूरे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या बनेगा इसका, पहले तो डेरिवेटिव 2024 की पावर x, a की पावर x इंटू ln a होता है ना, dx cos थीटा d थीटा हो गया, cos थीटा d थीटा हो गया बेटा, ठीक है। तो dx की वैल्यू यहां से उड़ाऊंगा, ठीक है। अब इंटीग्रल के अंदर सब कुछ डालते हैं, 2024 की पावर 2x, 2024 की पावर 2x तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो रूट साइन स्क्वायर थीटा 2024 की पावर 2x, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया नीचे, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, और 2024 की पावर, ये वाला तो थीटा ही माना था हमने, थीटा ही हो गया, और dx की जगह भूलना नहीं है, dx की जगह यहां से cos थीटा d थीटा अपॉन 2024 की पावर x इंटू ln 2024, ठीक है जी। इतना तो हो गया, इतना तो हो गया, समझ रहे हैं। और डी थीटा तो है कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो अब कुछ कुछ कटा क्या, देखो बेसिकली एक तो मुझे कटता हुआ ये दिख गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस होता है, कॉस और कॉस कट गया, और ऊपर आएगा साइन थीटा 2024 की पावर थीटा। अच्छा सब कुछ थीटा बनाना है, नीचे एक एक्स दिख रहा है, 2024 की पावर एक्स को वापस से साइन थीटा डाल देता हूं, साइन थीटा कट गया, बहुत ही प्यारा कुछ हो गया है ना। ln 2024 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, 1 अपॉन ln 2024 इंटीग्रल 2024 की पावर थीटा डी थीटा, बस ये तो a की पावर x का इंटीग्रल होता है, a की पावर x अपॉन ln a हो जाता है ना। तो 2024 की पावर थीटा अपॉन ln 2024, और ln 2024 पहले से था तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बस प्लस सी तो है ही, और थीटा को वापस बेटा डाल दीजिए, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स डाल दीजिए। तो देखते हैं 2024 की पावर साइन इनवर्स, अच्छा अब इन्होंने ln वाली जो टर्म है तो डिनोमिनेटर में रखते हुए बेस चेंज थ्योरम लगा दिया लॉग का, और क्या किया है इसको ऐसे लिख लिया है लॉग ई बेस 2024, ऊपर ले जा सकता हूँ ना नंबर और बेस इंटरचेंज करके, होल स्क्वायर लिख दिया 2024 की पावर थीटा, थीटा को डाल लेना, तो ऐसा लिखा हुआ है देखो। आई थिंक ए ऑप्शन ही बन गया, ए ऑप्शन ही हमारा बन गया है। एक सेकंड, तो मैंने जल्दबाजी करी है, 2024 की पावर, ए और सी तो बिल्कुल ही सेम है, लॉग ई 2024 होल स्क्वायर 2024 की पावर साइन इनवर्स, क्या हो गया भाई, सही तो है, आई थिंक सही है। ए और सी दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं, तो ए और सी में से कोई भी टिक कर दीजिए, दोनों ही हमारे सही हैं, ठीक है, बिकॉज ऑप्शन सेम ही बन गए हैं, ए या सी में से दोनों ही सही हैं, सी भी वही ऑप्शन है, ए भी वही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे, सही है ना, सेम ही है ना भाई, बिल्कुल सेम है, हाँ। चलो अगला क्वेश्चन, तो ये एक सब्सटीट्यूशन का कराया मैंने, एक और देखते हैं, सब्सटीट्यूशन पे ही हिंट दे रहा हूं, पॉज करके ट्राई मारो जल्दी से। अब दिमाग में चल रहा है एक्स की पावर एक्स को टी मानूं क्या, अगर एक्स की पावर एक्स को, क्योंकि एक्स की पावर एक्स के साथ कुछ कुछ है यहाँ, तो एक्स की पावर एक्स को अगर टी मानूंगा तो एक्स की पावर एक्स का तुम्हें पता है डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ln x लिखते हैं, और इसका डेरिवेटिव, अगर इसको कुछ दिमाग में मान रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव निकालना चाह रहा हूँ, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एक्स हो जाएगा एक्स की पावर एक्स वापस सेम इंटू 1 प्लस ln x आ जाएगा, है ना, कर लोगे ना भाई, इसमें लगा लेना चेन रूल वगैरह, यही आएगा, यही आएगा। 1 कैसे हो गया, x अपॉन इंटू 1/x करके प्रोडक्ट रूल लगाया उसमें x ln x में, ठीक है। तो x की पावर x का डेरिवेटिव तो ये होता है, बट यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, 1 प्लस ln x तो है ही नहीं,
वन प्लस एल एन एक्स तो है ही नहीं, यानी अब एक्स की पावर एक्स को टी नहीं मानना चाहिए। मेरे दिमाग में अप्रोच जो आया वो मैंने काट दिया। देखो इंटीग्रेशन में ना यही होता है, ये नहीं कि रटा रटाया बैठे हुए हैं, हमने रट लिया और बता दिया, और तुम एग्जाम में कैसे सोचोगे भाई। एग्जाम में आपको अगर सोचना है तो थॉट प्रोसेस डेवलप्ड होने चाहिए, दो तीन तरह से सोचना आना चाहिए, क्योंकि ये लगेगा कभी सब्स्टिट्यूशन से गए, बाय पार्ट से गए, नहीं तो काटा कुछ और, एल्जेब्रिक ट्विन कुछ भी लगाया इस तरह से, या रिडक्शन फॉर्मूला, दो चार अप्रोचेस आपको आनी चाहिए। किससे हो जाए क्वेश्चन यू नेवर नो, तो स्टार्ट करना होता है। ये नहीं सर, अरे सर ऐसे तो टाइम वेस्ट होगा, हिट एंड ट्रायल हो गया, हिट एंड ट्रायल नहीं है, दिस इज कॉल्ड लॉजिकल अप्रोच, कि आप क्वेश्चन को, क्योंकि इतने इजी नहीं होते ना देखते ही कर लें, वो तो बोर्ड्स के होते हैं कि देखा अच्छा ये तो लगेगा हो गया। जनरली अपने को थोड़ा उसमें दिमाग लगाना होता है, दो तीन बार हो सकता है आपको काटना पड़े फिर शुरू करना पड़े इंटीग्रेशन में, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए। तो जैसे अब इस क्वेश्चन में मुझे एक्स की पावर एक्स के साथ एल एन एक्स भी लिख रहा है, तो एक्स की पावर एक्स इंटू एल एन एक्स को अगर मैं टी मानूं अब, तो मेरे को दिख रहा है कि भाई एक तो ये टर्म आएगी, जब इसमें डिफरेंशिएट करूंगा dt निकालूंगा, तो dt की वैल्यू हो जाएगी एक्स की पावर एक्स इंटू वन बाय एक्स प्लस एल एन एक्स कॉन्स्टेंट, एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव एक्स की पावर एक्स वन प्लस एल एन एक्स अभी निकाला था, ऐसा कुछ सा बन जाएगा अगर मैं एक्स की पावर एक्स इंटू एल एन एक्स को टी मानता। और अब देखो एक्स की पावर एक्स कॉमन, वन बाय एक्स प्लस एल एन एक्स इंटू वन प्लस एल एन एक्स डी एक्स, ये बन गया dt का वैल्यू। और अगर आप देखें तो यही चीज बेटा बनाई हुई है अंदर, देखो यही चीज बनाई हुई है, यानी ये पूरा का पूरा dt लिखा हुआ है सीधे सीधे एंटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट लग गया, ये पूरा का पूरा dt लिखा है, इंटीग्रल dt लिखा है, यानी t प्लस सी, यानी फाइनल आंसर हो गया x की पावर x ln x प्लस सी, डी ऑप्शन डी हो गया। सर मैं तो सोच नहीं पाया x की पावर x इंटू एल एन एक्स मानना था, यही तो ट्रिक था इस क्वेश्चन में, x की पावर x मानना था, उससे नहीं हुआ तो और क्या मानोगे, खुद ही सोचो और क्या मानोगे। बाई पार्ट से जाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मुझे x की पावर x का डेरिवेटिव ही नहीं दिखा तो फायदा क्या है, बाई पार्ट लगाने के लिए इंटीग्रल ऑफ सेकंड बनाना होता है, कोई पॉइंट नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए मैं बाई पार्ट से नहीं गया, सब्स्टिट्यूशन से गया। अगर इससे भी नहीं होता तो फिर बाई पार्ट्स वगैरह सोचते उसके बाद। तो आंसर हो गया हमारा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आया है। आगे बढ़ेंगे भाई, अगला देखते हैं। अगला अगला अब तुम अगला वाले में समझ गए स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा इस बार। अब मैं फिर देखो, जो है इंटीग्रल वो ऐसा है, कैसा है, ऐसा है, बिल्कुल पहले जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन है, इस बार e की पावर x प्लस वन बाय एक्स है। फिर से देखो भाई, अब मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं सोच रहा, क्यों, क्योंकि e की पावर x प्लस वन बाय एक्स में इसका डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर का तो e की पावर होता है इनटू चेन रूल से वन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। तो अगर ये टर्म प्रेजेंट होती, अगर तो ये टर्म प्रेजेंट होती तो मैं सब्स्टिट्यूशन से जाता, ये टर्म तो प्रेजेंट है ही नहीं, ये टर्म तो प्रेजेंट नहीं है ना। तो अब मैं इसको एक काम करता हूं, ब्रैकेट खोलता हूं, वन के साथ लिख लेता हूं, और अभी इस वाले को देख लेंगे इसका क्या होगा। इसके सिमिलर क्वेश्चन जेई मेन में आ चुका है, सिमिलर। देखो कई बार बच्चे कहते हैं सर ये तो जेई मेन में आया था, अब थोड़ी एडवांस में आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। आजकल जो जेई मेन का लेवल हो गया है वो एडवांस के लेवल से बहुत मिलता जुलता हो गया है। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी कुछ एडवांस के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस थे जिसके सिमिलर जेई मेन में ऑलरेडी पूछ चुके थे पिछले साल। एग्जाम्पल देना चाहते हो, बाइनोमियल थ्योरम का लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेना, 2023 का, है ना, और 2023 का आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देख लेना, दो आए थे, सारे वैसे क्वेश्चन जेई मेन में रिपीटेड है सारे। डिफरेंशियल इक्वेशन के देख लेना। तो इस तरह से अपने को ये नहीं सोचना है जो मेंस में आ गया है वो तो आ ही नहीं सकता, वही आ रहा है भाई, अब वही आ रहा है जो लास्ट के 2-3 सालों में मेंस के क्वेश्चंस हैं, उसी लेवल के एडवांस्ड में क्वेश्चंस दे रहे हैं, और इस बार भी वैसा कर सकते हैं। चलिए तो इसमें एक काम करता हूं, बाई पार्ट्स लगाता हूं, फर्स्ट को फर्स्ट तो सेकंड माना जाता है, और ये फर्स्ट मान के, फर्स्ट और सेकंड मान के इस वाले में बाई पार्ट्स लगाता हूं। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव अभी लिखा था वो रहा, इनटू इंटीग्रल ऑफ वन दैट इज एक्स, ये बन गया बाई पार्ट्स पहले में लगा के। और अब ये वाला तो भाई बैठा हुआ है, अच्छा देखो बड़ा अच्छा सा हो गया। अगर मैं इसमें बेटा इसमें ये एक्स अंदर ले जाऊं तो ऐसा ही तो हो गया, और ये वाला इंटीग्रल तो इसके साथ बेटा कट गया, इसके साथ कट गया, x माइनस वन बाय एक्स इंटू, हाँ यही तो लिखा है देखो, x माइनस वन बाय एक्स इंटू ई की पावर, ये पूरा का पूरा कट गया। तो इसमें बाय पार्ट लगाया, सेकंड इंटीग्रल कट गया, ऐसा बहुत बार होता है जेई के क्वेश्चंस में
है ना। तो फाइनली हमारे पास बचा x इंटू ई की पावर x प्लस 1/x प्लस c। तो डी ऑप्शन इसका भी आ रहा है, डी ऑप्शन इसका भी आ रहा है भाई, देख लो। ठीक है भाई। हम्म। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ये वाला भी ऐसे ही ट्राई करो, बिल्कुल ऐसे ही ट्राई करो भाई। तो e की पावर x साइन x प्लस कॉस x, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक बहुत ही फेमस फंक्शन है, तुम्हें पता है कि इसका जो डेरिवेटिव होता है बड़ा अच्छा होता है, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो अगर मैं रफ में डिफरेंशिएट करके देखूं, जिन लोगों ने खूब प्रैक्टिस करी उन्हें याद भी होगा, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, साइन साइन कटा तो एक्स कॉस एक्स आता है इसका डेरिवेटिव, एक्स कॉस एक्स आता है बेटा। एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव एक्स कॉस एक्स आता है। ठीक है, तो मुझे क्या लग रहा है, फिर से देखो अलग अलग तो करना ही है। मैं एक्स कॉस एक्स की खोज में हूं, अगर मैंने इसको इससे डिवाइड किया अलग से, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स आएगा, बहुत बढ़िया, तो एक एक्स तो अलग कर लूंगा। तो मुझे दिख रहा है फिर से, अगर मैं पहले वाले इंटीग्रल को ऐसे लिखूं, दिस इनटू ये वाली टर्म के नीचे ये डिनोमिनेटर लग किया, तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स हो गया, जिसको एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स लिख लिया मैंने। ठीक है, एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स लिख लिया, यानी इसको बेसिकली एक्स कॉस एक्स इसके साथ रखता हूं क्योंकि इसका डेरिवेटिव है, और इंटू एक्स कर लेता हूं। एक्स स्क्वायर का जो था वो मैंने ऐसे ब्रेक करा, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि अब मैं बाय पार्ट्स लगाने के मूड में आ चुका हूं पूरा, और जो बाकी लिखा हुआ है वो लिख देते हैं, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और इनटू में ई की पावर ये जो भी था ये भी पड़ा हुआ है इसके साथ। ठीक है, मैंने दोनों इंटीग्रल्स अलग अलग करे, और अब पहले में तो बाय पार्ट्स लगाता हूं, फिर से हो सकता है दूसरा वाला कट जाए, ऐसा कुछ हो जाए। कटेगा तो नहीं दिख रहा है मुझे, बट चलो ये पूरा सेकंड माना जाएगा क्योंकि इसका इंटीग्रल आसान है, ई की पावर टी डी टी जैसा लिखा हुआ है, और ये फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो 1 हो गया, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ये बना पहले में बाय पार्ट्स लगा के। ठीक है, जो फर्स्ट था इसमें बाय पार्ट्स लगा के ये बना। ठीक है, इसको I1 बोल देता हूं, I1, इस वाले की वैल्यू आई है, अभी तो कटा नहीं भाई डायरेक्ट। अब इसमें भी कुछ कुछ करना पड़ेगा, इसका मतलब ये दो क्वेश्चंस का मिक्सचर है। अभी तक क्या होता था, पहले में लगाया खट से दूसरा कट गया, इसमें ऐसा नहीं हुआ, इसमें अब दूसरे को भी हमें जो I2 है उसे भी देखना पड़ेगा। माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर है ये, इंटू ई की पावर वाली टर्म, ई की पावर में तो वही था एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो अब मेरे माइंड में चल रहा है कि भाई इस बार बाय पार्ट्स लगाता हूं इसको फर्स्ट मान के, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो है नहीं, एक्स कॉस एक्स होना चाहिए था, नहीं है, नीचे है वो, तो डिनोमिनेटर में नहीं न्यूमरेटर में चाहिए। तो इसको फर्स्ट मानूंगा, और ये क्या सेकंड मानने लायक है? क्या ये सेकंड मानने योग्य है? कैसे पता लगेगा भाई? जो भी सेकंड मान रहे हो उसका इंटीग्रल इजी होना चाहिए। अगर इसका इंटीग्रल इजी है तो एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए। लेट्स सी व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स कॉस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एक्स कॉस एक्स क्या होता है? एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। तो यानी यही चीज इसका डेरिवेटिव है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर जैसा लिखा है, ऑब्वियसली इंटीग्रेबल है, बहुत बढ़िया। तो यानी इस पूरे को सेकंड, इसको फर्स्ट मान के बाय पार्ट्स लगा दिया जाए, तो फर्स्ट फंक्शन ई की पावर ऐसे लिख देता हूं, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1/t होता है ना, तो माइनस 1/x कॉस एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इंटू चेन रूल की वजह से इसका डेरिवेटिव तो एक्स कॉस एक्स था, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स। मजा ही आ गया भाई, मजा ही आ गया, क्योंकि एक्स कॉस एक्स भी कट गए। और अब ये जो I2 है, हमें क्या करना था, I1 और I2 को जोड़ना था। ये देखो प्लस लगा है ना, ये I1 माना था, वो I2 माना है, ये I2 है। अब दोनों को जैसे ही ऐड करूंगा, एक और बहुत ही मजेदार चीज हो गई, क्योंकि जैसे ही ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा,
तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रल इससे कट जाएगा, ऐड करते ही कट जाएगा भाई। दिख गया ना तुम्हें? देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और सेम चीज बची, e की पावर x sin x प्लस कॉस x का इंटीग्रल, ये भी उसी का इंटीग्रल है, ये दोनों कट गए। हमारे पास सिर्फ ये चीज, बेसिकली सिर्फ ये वाली चीज प्लस ये वाली चीज हमारे पास बच जाएगी फाइनल आंसर में। ये दोनों चीजें बच जाएंगी बस। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आएगा, लिख देता हूं भाई, फाइनल आंसर जो आएगा x इंटू e की पावर x sin x प्लस कॉस x, ये आया पहला, और इधर से आया माइनस e की पावर द सेम अपॉन x कॉस x प्लस c, और e की पावर वाला तो कॉमन ले लेते हैं, e की पावर वाला कॉमन, x माइनस 1/x कॉस x, ऐसा कुछ हो रहा है। e की पावर सेम x माइनस 1/x कॉस x, x तो बी ऑप्शन आ रहा है भाई, बी ऑप्शन बन गया, बी ऑप्शन बन गया, करेक्ट। देख लो, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था भाई। क्योंकि अभी तक क्या होता था, एक में बाय पार्ट्स लगाया, दूसरा इंटीग्रल कट गया, इसमें दोनों में बाय पार्ट लगा के दूसरा दोनों का सेकंड इंटीग्रल कैंसिल आउट हुआ है। चलिए इसी तरह का एक ये क्वेश्चन है, इसको भी करना है, बिल्कुल ऐसा मेंस में भी आ चुका है, फिर से वैसे ही बिल्कुल सेम एप्लीकेशन है, बिल्कुल ही सेम एप्लीकेशन है भाई। पहले अलग अलग करिए, अलग अलग करिए, इंटीग्रल ऑफ cos x की पावर या sec x की पावर माइनस 2024 लिख लिया इसको, इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, नहीं सेक जब लिख लिया तो माइनस क्यों, सेक एक्स की पावर 2024 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2024 अपॉन कॉसेक्स की पावर 2024। करो भाई जल्दी, पॉज करके निपटाओ इस वाले को। फिर से वैसा ही कुछ दिख रहा है, फर्स्ट में बाय पार्ट्स लगाता हूं, और फर्स्ट में क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि इसका इंटीग्रल बड़ा आसान है, इसको सेकंड मान लूंगा, इसको फर्स्ट मान लेता हूं। तो पहले में बाय पार्ट लगाता हूं, देखते हैं क्या वो कटेगा, नहीं तो इसमें भी देखेंगे कुछ। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेक एक्स की पावर 2023 इंटू सेक एक्स टेन एक्स आएगा तो 2024 इंटू टेन एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट एक्स। मजा ही आ गया भाई, इससे ज्यादा क्या मजा आएगा, टेन कॉट तो कट गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये वाली चीज बिल्कुल सेम इसके साथ धड़ धड़ कट के कट गई है भाई, प्लस के साथ, और यही माइनस के साथ थी, देख लो भाई, 2024 इंटू सेक लिखा है, उसको नीचे कॉस लिख लो, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फाइनली जो इंटीग्रल आएगा, देखने में बहुत खतरनाक क्वेश्चन था, इंटू माइनस कॉट एक्स, बस ये वाली टर्म बची, इसे साइन कॉस में ले जाओ, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स की पावर 2024, सही बोल रहा हूं ना? अच्छा, तो अब वो कह रहे हैं जी एक्स की पावर 2024 ही रखो, ओके। तो यानी कि एक बात तो समझ आ गई, एक बात तो समझ आ गई कि जो एफ माइनस तो बाहर है, देखो माइनस तो बाहर है, तो एफ एक्स जो है न्यूमरेटर वाला वो कॉस बाय साइन यानी कॉट बन जाएगा, तो इसको लिख लोगे माइनस कॉट एक्स, क्योंकि काटना नहीं है कॉस, नहीं तो पावर 2023 हो जाएगी, कॉट माइनस कॉट एक्स अपॉन कॉस एक्स की पावर 2024, ऐसे लिखना है। तो अगर इससे अब कंपेयर किया जाए तो एफ एक्स जो है, और एफ पाई बाय 4 1 दिया, इससे बात की पुष्टि हो चुकी है कि एफ एक्स जो है कॉट एक्स होगा, माइनस तो ऑलरेडी बाहर है, तो एफ एक्स हो गया कॉट एक्स और जी एक्स हो गया कॉस एक्स, एफ एक्स और जी एक्स आ गए। अब आगे जो मर्जी क्वेश्चन ऐड कर दें, आगे लिखा है एफ एक्स अपॉन जी एक्स बनाओ एक फंक्शन, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स 1 बाय साइन एक्स आ जाएगा, इक्वल टू फ्रैक्शनल एक्स, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ऑब्वियसली इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 होंगे, क्यों, क्योंकि इस कोसेक एक्स की मिनिमम वैल्यू 1 होती है, और ये भैया मैक्सिमम ही 0 से 1 1 पे ओपन होता है, तो इसकी तो रेंज ही अलग अलग है, दोनों की रेंज ही अलग अलग है, कभी कोई सॉल्यूशन नहीं आ सकती। सो नो सॉल्यूशन, आंसर इज ए ऑप्शन 0। देख रहे हो ना कितना
बढ़िया, देखने में डरावना क्वेश्चन था बट जब सॉल्व करने गए, बाय पार्ट्स लगाया, सब कुछ बढ़िया बढ़िया कट गया, 2-3 लाइनों में सॉल्व हो गया। चलिए अगले पर आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो क्या दिया गया है, dx अपॉन 1 प्लस रूट एक्स की पावर 8 को ऐसे एक्सटैब्लिश करना है। अच्छा, तो अब डायरेक्ट इंटीग्रेबल तो है नहीं है, हाँ बट ये जरूर कर सकता हूं कि जो रूट एक्स की पावर 8 है, तो एक काम करता हूँ, रूट एक्स को टी या एक्स को टी स्क्वायर मान के शुरू करता हूँ। dx हो गया 2t dt, t की वैल्यू वापस रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स डी एक्स हो, समझ गए ना, 2 रूट, क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, ऐसा कुछ कि भाई dx हो गया 2t dt और 1 प्लस टी की पावर 8, ये बन गया इंटीग्रल। ये तो बड़ा आसान है यार, क्योंकि तुम्हें पता है 2 को करो बाहर, 2 को करो बाहर, और t में भी एक +1 एक -1 कर दो, t +1 के नीचे जाएगा तो dt अपॉन 1 प्लस टी की पावर 7 हो जाएगा, -2 इसके साथ भी कर दो, dt अपॉन 1 प्लस टी की पावर 8 हो जाएगा। इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 1 प्लस टी की पावर -7 dt, 1 प्लस टी की पावर -8 dt। बस अब तो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगा दो, तो x की पावर n का फॉर्मूला 1 प्लस एक्स की पावर -6 अपॉन -6 -2 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स नहीं 1 प्लस टी था भाई, और 1 प्लस टी की पावर -7 अपॉन -7, इस तरह से हो जाएगा, देख लो कंपेयर किया जाए, 2 बाई दिस हो गया -1/3, 1 प्लस टी की पावर 6 और माइनस माइनस +2/7, 1 प्लस टी की पावर 7, टी की जगह रूट एक्स डाल देंगे। आई थिंक आ चुका है आंसर, कंपेयर करके -1/3 बढ़िया, और रूट एक्स के वन की वैल्यू 6 हो गई, ये तो बड़ा आसान था भाई, k2 की वैल्यू 7 हो गई, k1 6, k2 7, बी और सी ऑप्शंस, बी और सी ऑप्शंस आंसर होने चाहिए। बाई पार्ट्स का क्वेश्चन था। अब ये वो क्वेश्चन है जो भाई एग्जाम में तुम्हें करने हैं, मतलब इसको ये नहीं कह सकते कि सर ये मैं सोच नहीं पाया, मैंने सोचा ही नहीं सब्स्टिट्यूशन करूं, क्यों भाई, रूट आता है तो तुम्हें पता है उसको हटाना है, एक्स को टी स्क्वायर करना ही है, इसलिए मैंने ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन नहीं लाया, क्योंकि मुझे राइट में ट्रिगो नहीं दिखी, राइट में मुझे रूट एक्स की ही टर्म थी, इसलिए मैंने एक्स को टी स्क्वायर माना, ना कि एक्स रूट एक्स को टैन स्क्वायर थीटा उस टाइप का मैंने नहीं माना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ेंगे, एक इसको देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट पकड़ पा रहे हो, x इंटू ट्रिग्नोमेट्री, x इंटू ट्रिग्नोमेट्री का मतलब एक ही है कि वो बाय पार्ट से होने वाला है ना, x इंटू ट्रिग्नोमेट्री तो तुम्हें पता ही है, x इंटू, तो x इंटू साइन एक्स इंटू सेक क्यूब एक्स, सेक स्क्वायर अलग करते हैं अच्छा होता है, एक कॉस नीचे ले जाते हैं, इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे लिखा क्योंकि मुझे पता है मुझे इसको सेकंड मानना कुछ है, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और अब ये पूरा सेकंड मानने योग्य है क्योंकि पूरे का इंटीग्रल बड़ा अच्छा है, और फर्स्ट तो भैया अलजेब्रिक को मानना ही है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड मान के जल्दी से कर देता हूं, फर्स्ट फंक्शन इंटू इसका इंटीग्रल tan स्क्वायर एक्स बाई 2 है ना, टी डी टी जैसा लिखा है तो टी स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू टैन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका इंटीग्रल करना है, टैन स्क्वायर को लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स -1 डी एक्स, तो एक्स टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 -1/2 tan x माइनस एक्स हो गया। पहली और तीसरी में से देखो x/2 कॉमन आ रहा है, और +1 हो जाएगा, -12 tan x हो जाएगा, और ये अच्छा सा कुछ होता है 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो फाइनली हमारे पास जो इंटीग्रल आ रहा है वो इस प्रकार का आ रहा है, x/2 सेक स्क्वायर एक्स -12 tan x, ऐसा आ रहा है इंटीग्रेट करके, ये कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए हाफ कॉमन x इंटू एफ एक्स, तो क्लियरली एफ एक्स तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स हो गया,
और माइनस तो अलग है ही, तो gx तुम्हारा 10x हो गया। तो f और g निकल कर आ चुके हैं, f और g निकल कर आ चुके हैं, है ना भाई। अब जल्दी क्वेश्चन का बस ऑप्शन मैच करने रह गए। सो एफ एक्स एक्स स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स तो -1 से 1 के बीच में नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। सेक स्क्वायर की रेंज में -1 से 1 नहीं आता है बेटा, नहीं आता है ये। उसके बाद जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स हैज 2 सॉल्यूशंस। जी एक्स मतलब tan x इक्वल टू साइन एक्स रखता हूं, tan x इक्वल टू साइन एक्स, साइन अपॉन कॉस, साइन साइन कट गया, साइन साइन कट गया, यानी एक तो साइन एक्स इक्वल टू 1 हो गया, साइन एक्स इक्वल टू 0 हो गया, और कॉस एक्स इक्वल टू 1 हो गया, है ना। यही तो दो चीजें आई हैं। अब देखो साइन एक्स अगर 0 हो गया, साइन एक्स 0 हो गया, तो हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आएंगे भाई। साइन एक्स 0 का मतलब x आ जाएगा 0, माइनस पाई से, अच्छा माइनस एन पाई हो गया ना, x इक्वल टू एन पाई हो गया बेसिकली, x इक्वल टू एन पाई हो गया, करेक्ट। और cos x इक्वल टू 1 का मतलब x इक्वल टू 2n पाई हो गया। अब ध्यान से देखना, बड़ा मजा आने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है भाई। अच्छा, क्या मजा आने वाला है भाई। साइन एक्स इक्वल टू 0, साइन एक्स इक्वल टू 0 जब आएगा, तो साइन एक्स 0 का मतलब हो गया 0 पाई 2 पाई 3 पाई, इस तरह से निकलते जाएंगे। तो तुम्हारे यहां से सोल्यूशन माइनस पाई, 0 पाई और 2 पाई हो गए, 4 यहां से आ गए, करेक्ट। 4 यहां से आ गए, सही लिख रहा हूं ना मैं। जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, जी एक्स था 10x, 10x इक्वल टू साइन एक्स सॉल्व करना है, तो या तो साइन एक्स 0 और कॉस एक्स 1। अब cos x1 भी तो ये सारे आ ही चुके ना इसके अंदर, आ ही चुके इसके अंदर। तो बेसिकली अब हमारे पास दो सॉल्यूशन तो नहीं है इसके, दो सॉल्यूशन तो नहीं है, इसलिए बेटा ये आंसर ये हमारा गलत हो गया ऑप्शन। चलिए g डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स, जी डैश, हाँ इसका डेरिवेटिव यही होता है, बिल्कुल सही है सी। फिर एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स हैज नो सॉल्यूशन, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन एक्स रखना है, तो डी ऑप्शन में सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन एक्स रखना है। तो लिख लो 1 प्लस टेन स्क्वायर, टेन एक्स में क्वाड्रेटिक बन गई, टेन एक्स को टी मान लो, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा, और इस क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव दिख रहा है, यानी कि हमारे पास नो सॉल्यूशन आनी है, देयरफॉर डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ए सी डी होना चाहिए भाई, ए सी डी होना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया, ए सी डी हो गया। क्या ये बात क्लियर है भाई, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, चलो एक इस तरह का होमवर्क में दे रहा हूं, इसका इंटीग्रल ये दिया है, बाय पार्ट्स भी लगा सकते हो अलग अलग करके, या सीधे डिफरेंशिएट मार के भी एबीसीडी निकाल सकते हो, जैसे आज किया था मैंने। वो ज़्यादा सही लग रहा है, डिफरेंशिएट करके एबीसीडी निकाल लिया जाए, क्योंकि बाय पार्ट लगा के इंटीग्रेट करना बहुत लेंदी काम है, कर सकते हो वो भी करना है तो। चलिए एक पैसेज देखेंगे, एक पैसेज देखेंगे बेटा। तो ये सब क्वेश्चन एप्लीकेशंस हैं, देखो मैंने तुम्हें अलग अलग फंडे सिखाए हैं आज के लेक्चर में। अभी तक मैंने तुम्हें सब्सटीट्यूशन कराया, फिर वो वन टी प्लस 1/t वाला जो पहला एग्जाम्पल आज दिया था, t माइनस 1/t जब को t मानते हैं हम, z माना था, राइट। और उसके बाद मैंने तुम्हें बाय पार्ट्स के कुछ एप्लीकेशंस कराए हैं, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट सारे कवर कर रहे हैं आज के लेक्चर में हम। देखते हैं पैराग्राफ, एफ एक्स इज दिस, एफ एक्स पासिस थ्रू दिस, बहुत खतरनाक भाई, बहुत खतरनाक। ट्रिग्नोमेट्री और एक्स एल्जेब्रिक एक साथ, तो लग रहा है बाय पार्ट्स की तरफ क्वेश्चन जा सकता है। खोल के देखते हैं, थोड़ा सा समझ आएगा, थोड़ा सा समझ तो तभी आएगा। क्या किया जाए, एक काम करता हूं, ये ब्रैकेट खोलता हूं, 2x³ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, ब्रैकेट खोल के देखते हैं, 6x² 10x इंटू कॉस स्क्वायर, तो एक कॉस कट जाएगा, ऐसा बच गया, और ये वाला -2x³ tan स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बन जाएगा साइन स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया भाई साहब, ऐसा कुछ हो गया हमारे पास। अच्छा, इन दोनों में से 2x³ तो कॉमन आ गया, 2x³ कॉमन आके अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2x, और फिर डबल एंगल यहां भी बना सकते हो, 3x² कॉस 2x, सॉरी साइन 2x, अच्छा सा तो बन रहा है भाई। और अब दोनों को अलग अलग कर देता हूं, दोनों को बेटा अलग अलग कर देता हूं, देखो
लेट्स सी। और पहले में बाय पार्ट, क्योंकि मुझे दिख रहा है बाय पार्ट्स का कुछ, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इधर है, इधर कॉस का इंटीग्रल, ये सब है, तो क्लियरली फर्स्ट में बाय पार्ट लगाता हूं। एक्स क्यूब को फर्स्ट, कॉस 2x को सेकेंड मानते हुए 2 को तो बाहर ही निकाल लो। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x होता है साइन 2x बाई 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ 2 था डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 3x स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ये फिर 2 कटा इससे dx, और ये भाई साहब पूरे के पूरे इनके साथ कट गए, दिस एंड दिस गेट्स कैंसल्ड। फिर से वैसा ही हो गया कि एक में बाय पार्ट्स लगाया, दूसरे से कट गया, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फाइनली हमारे पास कट कटा के आया एक्स क्यूब साइन 2x प्लस सी तो था ही, और क्योंकि प्लस सी के साथ सी निकालने को उन्होंने डेटा दिया है कि जो एफ एक्स है पाई जीरो से पास कर रहा है, एक्स को पाई डालेंगे तो जीरो आना चाहिए, तो सी तुम्हारा जीरो ही हो जाएगा, सी तुम्हारा जीरो ही हो जाएगा। एक्स क्यूब साइन 2x, अब आगे ऑप्शंस देखते हैं। फंक्शन देन एफ एक्स बिया इवन है ऑड है, इवन है ना, क्योंकि ये भी ऑड है, ऑड इंटू ऑड इवन होता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, एफ एक्स इवन है। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब साइन 2x, ये एफ एक्स था, इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब कटा यानी एक एक्स तो जीरो हो गया, और साइन 2x बराबर 1, साइन 2x बराबर 1 को सॉल्व करना है। साइन 2x बराबर 1 तो बड़ा आसान है, क्योंकि x की रेंज अगर 0 से 2 पाई है तो 2x की रेंज 0 से 4 पाई है, और तुम्हें पता है जो साइन थीटा होता है 0 से 4 पाई में, भाई एक बार पाई बाई 2 पे होता है ना सिर्फ, और फिर घूम के फिर से यही होगा। तो दो सॉल्यूशन आएंगी, x की पाई बाई 2 या फिर 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 2x की एक्चुअली ये सॉल्यूशंस आएंगी, यहाँ से x की सॉल्यूशंस निकल जाएंगी, ठीक है, दो ही आएंगी क्योंकि 90 सिर्फ यही होता है पाई बाई 2 पे, और 2 पाई के अंदर नहीं, हम 4 पाई के अंदर देखेंगे, क्योंकि 2x की रेंज लिखनी पड़ेगी, यहाँ 2x है क्योंकि वो कंप्रेस हो गया होगा। तो दो सॉल्यूशंस ये हो गई, एक जीरो हो गया, तो फाइनली 3 सॉल्यूशंस हो गई ओवरऑल, ओवरऑल इसकी 3 सॉल्यूशंस हो। देख लो, अच्छा था ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो अभी मैंने तुम्हें कराया, पैसेज, जो पैसेज मैंने तुम्हें अभी वो सॉरी ये वाला कॉन्सेप्ट कराया बाई पार्ट्स वाला, ये पैसेज भी उसी पे। आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए, तो अब कुछ सवाल हो गए हमारे, अब आ जाते हैं कुछ पीवाईक्यूज पे। छोटा सा चैप्टर है, देखो इसमें बहुत ज्यादा, इसमें एक ही तरह के क्वेश्चंस करने का कोई सेंस नहीं है, अब आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो मैंने आपको काफी करा दिए हैं सारे तरह के। अब कुछ जेई के सवाल हम ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन जिसपे, इसी क्वेश्चन एडवांस्ड का 2002 का है, इसको उठा के मेंस का ऑब्जेक्टिव सवाल बना दिया था, ये सब्जेक्टिव था जब हम लोग पेपर देते थे उस टाइम पे, सब्जेक्टिव पेपर में से इसको उठा के मेंस का क्वेश्चन बना चुके हैं ऑब्जेक्टिव में, जेई मेन। हाँ, रिसेंटली तो भाई एडवांस में फिर से ऐसा कुछ जरूर पूछा जा सकता है। देखिए, तो अब इसमें ट्रिक जो थी, सिंपल सी ट्रिक है, इस तरह में कुछ ना कुछ दो टर्म्स हैं, सब्स्टिट्यूशन करके डेरिवेटिव क्रिएट करना है ना। तो यानी इसमें से अगर मैं एक x कॉमन लूं, वैसे तो x की बार m आ रहा है, बट मैं सिर्फ एक x ले रहा हूं, यही इसमें ट्रिक है। और वो x जब क्या करेंगे बेटा, ये वाली जो टर्म है, जब ये x यहां से कॉमन निकाल के इस ब्रैकेट में डालूंगा, इस ब्रैकेट में डालूंगा, तो डालोगे सर क्योंकि बन जाएगा, देखना डेरिवेटिव इसके अंदर डालेंगे तो एक्चुअली वो x की पावर m बन के जाएगा, क्योंकि पावर 1/m भी है ना। तो ये जो x बाहर है वो x की पावर, भाई x की पावर m में से बाहर कॉमन लेते तो m x आता ना, तो इसलिए अंदर भी जाएगा, x की पावर m बन के जाएगा, तो x की पावर 3m माइनस 1, x की 2m माइनस 1, x की पावर m माइनस 1, ये तो बाहर कर लो, और ये जो x अंदर जा रहा है x की पावर m बन के जाएगा, तो 3m की जगह हो जाएगा 4m, x की पावर 2m, x की पावर m। बस यही ट्रिक थी। अब देखो क्वेश्चन बन चुका है, सर हमें कैसे पता, यही तो तुम्हें करना है ना, एक x निकाल के देखा, नहीं तो दो निकाल के देते, एक दो में बन जाता, सारे के सारे निकाल के पहले देखे थे मैंने, x की पावर m उससे नहीं बना, तो अब मैं सारे हिट एंड ट्रायल तुम्हें दिखा नहीं रहा हूँ, तुम्हें भी ऐसे ही सोचना है एग्जाम में, पहले सारे x की पावर m कॉमन लेके अंदर डाले, फिर एक देखा, फिर दो देखे, इतने में बन जाना चाहिए। बन गया, देखो, क्योंकि इसी की टर्म 4m का डेरिवेटिव, 4m का डेरिवेटिव, एक मिनट, एक मिनट,
4m होना चाहिए था भाई इधर, 4m होना चाहिए था, 3m नहीं 4m। हाँ आई थिंक ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको हटा के 4m कर लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है। फोर एम है इधर, ठीक है। अब बन गए, देखो इसका डेरिवेटिव ये, इसका डेरिवेटिव ये, और इधर नहीं एक्चुअली उधर 3 होगा तब बनेगा। 3 यहां सही है बेसिकली, यहां पे तुम्हारा 2 होना चाहिए था। अब समझ आ गई बात, बात अब समझ आ गई है। टाइप करते करते एरर कर दिया है, यहां पे 2m होगा तो अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो अब कर लो, हाँ अब कर लीजिए। तो 3m-1, 3m-1, और इधर जब 2m था तो अब यहाँ 3m बन गया और यहाँ 3m बन गया। अब इस चीज का डेरिवेटिव बन गया होगा, देखो तुम्हारा। तो 3 टू द 6, सब में से 6 कॉमन आएगा और वही पावर्स तुम्हारी बनी हुई है, इसकी पावर 1 कम, इसकी पावर 1 कम और इसकी पावर 1 कम। ठीक है सर, पहले जैसा होता तो हर चीज नहीं इंटीग्रेट हो सकती, आप अपने हिसाब से इंटीग्रल में क्वेश्चन नहीं चेंज करेंगे, जो क्वेश्चन था वही सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन था 2x की पावर 3m प्लस 3x की पावर 2m प्लस 6 की x की पावर m को t की पावर m मान लेता हूं, ताकि पावर 1/m का भी इंतजाम हो जाए। t नहीं माना, t की पावर m मान लिया। बस अब डिफरेंशिएट करो, 6m तो सब में से बाहर आएगा, 6m यहां से भी बाहर आया, mt की पावर m-1 dt, mm कट गया। तो इतनी चीज की वैल्यू, ये तो तुम्हारा t बन गया, और जो इतनी चीज है, बची हुई चीज है, उसकी वैल्यू तुम्हारी यहां से निकल गई, दिस dx की वैल्यू t की पावर m-1 dt अपॉन 6, t की पावर m-1 dt अपॉन 6, t की पावर m dt अपॉन 6 हो गया। और इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत इजी काम है, कर लोगे ना भाई? अब तो आसानी से हो जाएगा। तो थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक थी, यहाँ 2 था 3 की जगह, उससे अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस तरह का है, फिर से 2006 का क्वेश्चन है ये। मैंने जिस साल बेटा जेईई एडवांस क्लियर किया था उस साल का क्वेश्चन है। देखिए मेरे से तो हो गया था भाई, क्या आप लोगों से हो सकता है? ट्राई करो, उतना ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा अब तुम्हें, क्योंकि इस तरह के अब मेंस में ही आने लग गए हैं। पहले तो इस तरह के सिर्फ एडवांस्ड में ही आते थे, बट अब के लिए आप ट्राई कर सकते हो। देखो क्या करेंगे कॉन्सेप्ट, एक तो लग रहा है कि ऊपर डेरिवेटिव तो नहीं है, नहीं है, साफ दिख रहा है। नेगेटिव पावर्स बनाने वाला, जबरदस्ती कॉमन लेने वाला क्वेश्चन है। तो अब इसमें से दो चीजें हम ट्राई कर सकते हैं, या तो देखो मैक्सिमम डिग्री 4 है, या तो 4 डिग्री पूरी लूं या 2 डिग्री लूं, क्योंकि रूट है, यही दो पावर्स इवन है, यानी यही दो पावर्स आपका रूट का अच्छा टर्म बनाएंगी। तो या तो x² ले लेता हूं या x4 ले लेता हूं। चलो दोनों से ट्राई करता हूं जिससे हो जाए। पहले सपोज x² लिया, x² लिया तो एक ही x बाहर आएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x² -2 प्लस x की पावर -2, ऐसा हो जाएगा, है ना। dx ऊपर लेके गए पावर 4, तो x की पावर -2 माइनस x की पावर -4 dx होल अपॉन √2x² -2 प्लस x की -2। इससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस टर्म का डेरिवेटिव ऊपर बना ही नहीं, है ना। ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। तो ये वाला अप्रोच मेरा फेल हो गया। x² वाली टर्म कॉमन लेने से फायदा नहीं हुआ, अब x की पावर 4 वाली लेने से ट्राई करता हूं। सेकेंड अप्रोच देख रहे हैं, x² -1 अपॉन, जब 4 लेंगे तो 2 आएगा, टोटल 5 हो जाएंगी बाहर। ऐसा कुछ हो जाएगा। और अब जब x की पावर 5 ऊपर जाएगी बेटा, x की -3 माइनस x की -5, और अब मुझे लग रहा है कि कुछ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि -2 का डेरिवेटिव -3, -4 का -5, वो वाली पावर्स ऊपर प्रेजेंट है डेरिवेटिव्स की। तो रख के देखता हूं इस टर्म को, 2 - 2x की -2 प्लस x की पावर -4 इक्वल्स टू t² ही रख देता हूं, बिकॉज रूट भी हट जाएगा, राइट, रूट भी हट जाएगा। और अब जल्दी से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 4x की -3 x टू द पावर -5 dx इक्वल टू 2t dt। 4 कॉमन ले लीजिए, t dt बाई 2 हो गया, t dt बाई 2। इतनी टर्म की वैल्यू, इतनी टर्म की वैल्यू तुम्हारी t dt बाई 2 हो रही है भाई। हो गया अब तो क्वेश्चन, ये देखो
इसको तुमने लिख लिया टी डी टी बाई टू, और नीचे भी एक टी है, ये वाला रूट टी स्क्वायर टी है ना, टी टी कट गया, तो टी बाई टू प्लस सी, टी की वैल्यू ये वापस डाल दो, ये मानी थी जो, और इसमें एक बाहर हाफ लगा दो, ये टू वाला, तो 1/2 टाइम्स दिस, 2 माइनस 2/x² प्लस 1/x4, सी ऑप्शन अपना आ गया है, सी आ गया है भाई। ठीक है सर, इतना इजी अब आ जाए, मजा ही आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे किसी किसी चैप्टर के, देखो इस लेवल के भी आते हैं अभी भी, ऐसा नहीं है कि सारे ही बहुत टफ आते हैं एडवांस्ड में, कुछ क्वेश्चंस इस लेवल के, इससे जस्ट ऊपर, जरा बहुत ऊपर नीचे जरूर मिलेंगे, वो आपको आइडेंटिफाई करके सॉल्व करने हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन से ही आज हमने स्टार्ट किया था, अगर तुम्हें याद हो, आज का पहला क्वेश्चन कि इंटीग्रल कुछ दिया है आई और कुछ जे दिया है, जे माइनस आई निकालना है, याद आ रहा है भाई? फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ये देखिए, याद दिला देता हूं आपको, ये वाला, ये वाला, बस इसमें नीचे थोड़ा सा सिंपलर टर्म था, इस वाले में नीचे भी 3 टर्म है, तो पहले तो नीचे पॉजिटिव बनाता हूं, ई की पावर, जे वाले को अच्छी तरह लिख लेता हूं, ई की पावर 4x से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो ई की, ये हो गया 1 प्लस ई की पावर 2x प्लस ई की पावर 4x। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम बना लिया आई और जे का, अब मुझे इनको सब्ट्रैक्ट करना बहुत इजी लग रहा है, जे माइनस आई हो गया ई की पावर x कॉमन, ई की पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई की पावर 4x प्लस ई की पावर 2x प्लस 1 dx, ई की पावर x को कुछ t लेट कर लेता हूं, तो टी स्क्वायर माइनस 1 dt अपॉन t4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1, फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट, एल्जेब्रिक ट्विन बन गया है, ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, जल्दी कर लो। पर माइनस है तो नीचे t प्लस 1/t की टर्म बनाई जाएगी, नीचे t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, -2 + 1 -1 हो गया, और t प्लस 1/t को z मान लो, तो ऊपर बन गया dz अपॉन z स्क्वायर माइनस 1 1/2 ln z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1। फट से क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आया ना मजा? इस प्रकार से तुम्हें करना है एग्जाम में भी, जल्दी जल्दी फास्ट। तो 1/2 ln t प्लस 1/t, t प्लस 1/t का मतलब e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस 1। देख लो ऑप्शन, एलसीएम भी लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, और 2 वाली टर्म आएगी, 4 वाली नहीं, हाफ भी आएगा, सी ऑप्शन बन गया भाई, सी ऑप्शन बन गया, है ना? देखो कितना झट से हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इस तरह से तुम्हें भी करना है एग्जाम में इस टाइप की चीजें। चलिए अगला देखते हैं, जेई 2007 का क्वेश्चन, सिंगल करेक्ट में फिर से आया एक और क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है? एफ एक्स दिया है ये, और एक जी एक्स फंक्शन कह रहे हैं, कॉम्पोजिट लिख लो, n बार f दिखना चाहिए, यानी पहला कॉम्पोजिट एफ ओ एफ, मतलब इसमें 2 बार दिख रहा है, ऐसे n बार तुम्हें f की टर्म दिखनी चाहिए, मतलब n टाइम कॉम्पोजिट लेना है, वो g है, और g को यहां रख के फिर इंटीग्रल का सवाल है। तो पहले 2 सवालों में क्वेश्चन को तोड़ेंगे, पहला है कॉम्पोजिट निकालना, दूसरा है इंटीग्रेशन करना। तो पहले कॉम्पोजिट निकालते हैं। एफ एक्स ये दिख रहा है x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n होल टू द पावर 1/n। एफ ऑफ एफ एक्स निकालते हैं, मतलब x को एफ एक्स से रिप्लेस, एफ एक्स अपॉन 1 प्लस एफ एक्स की पावर n होल टू द पावर 1/n। तो एफ एक्स हो गया x अपॉन एफ एक्स की वैल्यू डाल दो, ये एफ एक्स की पावर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, सोचो, एफ एक्स की पावर n हो जाएगा x की पावर n अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n, इसको यहां डाल दीजिए, होल टू द पावर 1/n भी था, राइट? एलसीएम वगैरह लिया जाए तो ये बन जाएगा x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर n होल टू द पावर 1/n। एलसीएम तो कट गए, तो कॉम्पोजिट एक बार निकालने पे, यानी जब 2 बार f लिखा होगा तो ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब तुम फिर से एक बार और निकाल लेना, ताकि पैटर्न ऑब्जर्व हो जाए, है ना? तुम निकाल लेना, मेरे को पता है, इसलिए मैं पहले से ही बता रहा हूं। 3 बार जब f लिखा होगा, यानी एक बार और कॉम्पोजिट निकालोगे, x अपॉन 1 प्लस 3x की पावर n होल पावर 1/n आएगा। मतलब पहले यहां 1 था, फिर यहां 2 हुआ, फिर यहां 3 हो रहा है, इस प्रकार से कॉम्पोजिट में चलता जाएगा। यानी जब 3 बार f लिखे हैं तो 3 है, 2 बार लिखे हैं 2 है, एक ही बार f लिखा है तो 1 है। तो जब n बार लिखा होगा, यानी जो g फंक्शन होगा, अब हमें समझ आ गया, x अपॉन ये हो जाएगा बाहर, n आ जाएगा, बस दैट्स इट।
gx हमारा हो गया, gx हमारा हो गया। अब हम क्या कर लेंगे, बस यहाँ gx में इंटीग्रेशन के अंदर कुछ देखते हैं, g को डालते हैं, g की वैल्यू डालते हैं जो हमने सिंप्लीफाई करी है। तो इंटीग्रल x की पावर n-2, एक x वो है ही, बस अब तो आई थिंक दिख ही रहा है मुझे, क्योंकि अब मेरे पास ये इंटीग्रल निकालना है। टोटल पावर n-1 हो गई, फिर से ऊपर एक कम पावर है नीचे वाले से, तो नीचे वाले को t मान के सवाल हो जाना चाहिए सॉल्व, सीधे सीधे, कोई नेगेटिव पावर बनाने की जरूरत नहीं है। t की पावर n इसे मान लेता हूं। एक n तो कट ही गया, एक n मल्टीप्लाई कर देता हूं, ताकि n x की पावर n-1 इंटू डी एक्स की वैल्यू डायरेक्टली ऊपर चिपका देते हैं। ये t की पावर n-1 dt और नीचे t की पावर n की पावर 1/n t बच जाएगा। तो 1/n t की पावर n-2 dt, ऐसा कुछ आ गया। 1/n n-1 t की पावर n-1, t क्या माना था, t माना था ये, देख लो भाई इसकी पावर। तो हमारे पास फाइनली अब t को रिप्लेस कर दें तो 1/n n-1 तो आएगा, 1/n n-1 इसी में आ रहा है, तो यही बन रहा होगा, चेक कर लेना। t की वैल्यू डालकर यही बन जाएगा n-1/n, हाँ ए ऑप्शन बन गया। इस तरह से डायरेक्टली आप बना सकते हैं भाई, ऐसे करना है जल्दी जल्दी, ये नहीं अभी बैठे हुए सोच ही रहे हो अरे सर क्या करा आपने, कैसे हुआ, हमें तो समझ ही नहीं आया। जल्दी जल्दी आधा चीज दिमाग में, आधा चीज लिखकर हमने सॉल्व कर दिया। टी की वैल्यू ये डाली, टी में पावर 1/n आएगी और पावर n-1 थी, तो n-1/n पावर आएगी, ये देखो n-1/n ही हो रही है। बढ़िया क्वेश्चन था, कॉम्पोजिट भी लग गया और सब्सटीट्यूशन का कॉन्सेप्ट। इंडिविजुअली देखो, क्या इंडिविजुअली कॉन्सेप्ट टफ है? अगर तुमसे सिर्फ कॉम्पोजिट पूछ लेते तो तुम ये आराम से निकाल लेते, या तुमसे सिर्फ ये फंक्शन देके इंटीग्रल पूछ लेते, आराम से निकाल लेते। दोनों चीजें मिक्स कर दी, थोड़ा सा कहीं मुश्किल लगने लगता है। चलिए एक और देखते हैं, एक और देखते हैं फंक्शनल आइडेंटिटी का क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन जेई के अंदर आना, इसमें क्योंकि इंटीग्रेशन लगता है इसलिए यहां करा रहा हूं। एक फंक्शनल आइडेंटिटी दी हुई है इस तरह से, ठीक है सर, इस तरह से एक फंक्शनल आइडेंटिटी दी हुई है। तो अब ये इसमें पहले से डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो मुझे डिफरेंशिएट करने की अभी ऐसा जरूरत लग नहीं रही। समझे मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, इसमें x को 0, सीधे y को 0 डाल देते हैं। सपोज y को 0 डालता हूं तो एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स एफ डैश 0 प्लस एफ डैश एक्स एफ 0 तो 1 ही था, ऐसा कुछ हो गया भाई, ऐसा कुछ हो गया। एफ डैश 0 हमें अभी पता नहीं है, एफ डैश 0 अभी हमें पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एफ डैश 0 के बारे में सोचते हैं। तो यहां मैंने y को 0 डाला है, अब मैं जरा x को 0 डाल के देखूं क्या हो रहा है। x को 0 डालता हूं, एफ वाई आई थिंक सिमेट्रिकल है तो कुछ खास मिलेगा नहीं, कुछ खास नहीं मिलने वाला भाई, कुछ खास मुझे नहीं मिलने वाला। ठीक है, क्या किया जाए भाई, क्या किया जाए, एफ डैश 0 है नहीं मेरे पास, एफ डैश 0 नहीं है। चलो वैसे तो एफ डैश 0 को एक कांस्टेंट कुछ मान लेता हूं, एफ डैश 0 तो एक कांस्टेंट टर्म है ना, तो एफ डैश 0 को कुछ के मान लेता हूं, बाद में देखेंगे के का क्या करना है। बट अभी तो इंटीग्रेट तो हो ही जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू के एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो गया है ना। तो अब एफ डैश ऐसे लिख लो 1 माइनस के इंटू एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, और अब एफ एक्स को वाई से रिप्लेस कर लो, वो वाई अलग है, ये वाई अलग है, और एफ डैश को डी वाई बाई डी एक्स कर लो। अब एक तरह से तुम्हारा फंक्शन सीधे सीधे इंटीग्रेट हो गया, देखो डी वाई अपॉन वाई इज 1 माइनस के इंटू डी एक्स हो गया। इंटीग्रेट दोनों साइड करेंगे, दोनों साइड बेटा इंटीग्रेशन करेंगे, और हमारे पास आ जाएगा ln y इज इक्वल टू 1 माइनस के इंटू एक्स, 1 माइनस के इंटू एक्स प्लस सी। सी तो मेरे को दिख रहा है 0 है, क्यों, क्योंकि f0 मुझे 1 लाना है, x को 0 डाल के, x को 0 डाल के, एक सेकेंड, f0 1 लाना है ना, तो x को 0 डाल के y1 आना चाहिए, x को 0 y1, यानी ln1 इज 0 प्लस सी, सी की वैल्यू तो 0 आ गई। ln y इक्वल टू ऐसा कुछ तो आ गया है भाई। अब बस k निकल जाए तो मजा ही आ जाएगा, k निकल जाए तो मजा ही आ जाएगा।
ठीक है, उसके लिए देखते हैं यार, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे बैठे तो रहेंगे नहीं। तो एक बात नजर आ रही है मुझे, एक बात क्या नजर आ रही है, अगर y को 0 डाला मैंने और x को भी 0 डाल लूं, हाँ तो मुझे दिख रहा है कि मिल जाएगा भाई, है ना? क्या समझे? मैंने बोला कि अगर मैंने इस इक्वेशन में जैसे y 0 डाला था, सिर्फ एक काम करता हूं x भी 0 डाल लेता हूं, पुट x 0 ऑल्सो, मतलब गिवन इक्वेशन में x y दोनों 0 डाल दिया, तो f0 इक्वल टू f0 इंटू एफ डैश जीरो प्लस एफ डैश जीरो, f0 तो 1 था, इसको 1 डाला, तो 2f'0 बराबर 1, यानी f'0 की वैल्यू हाफ आ गई। f'0 k था, यानी k की वैल्यू एक तरह से हाफ हो गई। ये तो शुरू में ही कर लेता, मजा आ जाता। तो चलो, या स्ट्राइक नहीं कर रहा था ना उस समय, अब स्ट्राइक कर गया। k को हाफ डाला, सो ln y इक्वल टू हाफ x, तो y इज e की पावर x बाई 2, फंक्शन निकल कर आ गया है भाई, e की पावर x बाई 2 फंक्शन होना चाहिए। अब थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है? क्योंकि जब फंक्शनल आइडेंटिटी होती है हम डिफरेंशिएट करते हैं पहले, इसमें जरूरत नहीं लगी मुझे क्योंकि पहले ही डेरिवेटिव की टर्म्स थी। बस अब तो क्या है, ln ऑफ f4 निकालना है, तो f4 हो जाएगा e की पावर 4/2 ई स्क्वायर, ln e स्क्वायर होता है 2। फाइनल आंसर 2 होना चाहिए तुम्हारा, फाइनल आंसर 2 होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पिछले 1-2 सालों में कोई इंडेफिनिट में डायरेक्ट नहीं आए हैं, इसलिए वो नहीं कराए हैं, इसलिए पुराने सालों के करवा रहा हूं मैं आपको। sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक एक्स प्लस 10x की पावर 9/2। ऐसे सवालों में तुमने बहुत करे हैं बेटा ऐसे क्वेश्चंस, स्पेशली ये आजकल जेई मेन में भी ऐसे बहुत आने लग गए हैं। sec x प्लस 10x को ऐसे में t लेना होता है, sec x प्लस 10x को t स्क्वायर भी ले सकता हूँ, t स्क्वायर भी ले सकता हूँ ताकि रूट भी नीचे का हट जाएगा। तो ठीक है, sec x प्लस 10x, क्योंकि sec x माइनस 10x तुम्हें पता है, फिर सीधे सीधे इसका रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्री से आ जाता है भाई। अगर sec x प्लस 10x टी स्क्वायर है तो sec x माइनस 10x 1/t स्क्वायर है। और अब कैसे आया? बेसिकली तुम्हारा इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है ना, sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, इसलिए। और अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट भी करेंगे, तो sec x tan x का होता है sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज 2t dt, है ना? तो हमारे पास sec x कॉमन आ गया और अंदर एक sec x प्लस 10x बनेगा, जिसे वापस t स्क्वायर लिख दिया, एक t से t कट गया, तो sec x dx तुम्हारा 2dt अपॉन t जैसा बन गया। sec x dx की वैल्यू तो आ गई, बट sec स्क्वायर लिखा हुआ है सर, यही तो बात है ना बेटा, जेई के क्वेश्चन एडवांस्ड में यही गड़बड़ करते हैं कि अगर एक sec होता तो बात सही थी, बट sec स्क्वायर है तो एक sec x अलग किया, एक sec x dx की वैल्यू 2dt अपॉन t ले गए, और नीचे भी तुमने t स्क्वायर की पावर 9/2 मतलब t की पावर 9 कर लिया। अब ये sec x हटाना है बस, t के टर्म्स में sec x हटाना है, वो तो तुम इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दो, इन दोनों इक्वेशंस को अगर बेटा ऐड कर दोगे, ये कट के sec x की वैल्यू आ जाएगी t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर बाय 2, sec x की ही आ गई सीधे। देख लो भाई, तो अब हमारे पास हो गया टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर अपॉन t की पावर 10। ये तो इंटीग्रेबल है, बड़ा प्यारा, अलग अलग कर लो। पहला t की पावर -8 और t की पावर -12, दोनों इंटीग्रेट होके वैल्यू डाल लेना बेटा, ऑप्शन तुम्हें मिल जाएगा, ऑप्शन तुम्हें मिल जाएगा भाई। कर लोगे ना, अब तो बहुत इजी हो गया। t की पावर -7 अपॉन -7, t की पावर -11 अपॉन -11, और अब आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं एडवांस्ड में, और ये सब चीजें अब अगर आपको हो गई हैं तो अब डेफिनेट में ज्यादा ऑब्वियसली हम कर पाएंगे, जो जेई की चीजें हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जेई में ज्यादा पूछा जाता है, राइट? तो इनडेफिनेट में आई थिंक इतना बहुत है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में इतना बहुत है बेटा, बाकी थोड़े से क्वेश्चन तुम खुद भी प्रैक्टिस करना। और अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम आगे करेंगे, जिसमें हम ये चीजें यूज करेंगे, साथ में प्रॉपर्टीज। ऑब्जेक्टिव सवाल ज्यादा डेफिनेट के बनते हैं, देखो ये तो फैक्ट ही है, बट इनडेफिनेट करना जरूरी है। जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि भाई एरिया, डिफरेंशियल और डेफिनेट के अंदर कहीं पर भी इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं मिक्स, फिर वो वहां प्रॉब्लम करते हैं हमें। हमने पूरी प्रॉपर्टी लगा दी, वहां फंस गए जहां इंडेफिनेट लग रहा था। क्यों? क्योंकि हमने इंडेफिनेट उतना अच्छा प्रैक्टिस नहीं किया था। इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़े इंडेफिनेट के क्वेश्चन लगाओ, फायदा जरूर मिलेगा उस चीज। ठीक है, चलिए, तो होपफुली आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया, कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने करे,
जो रिवाइज सारे और साथ में खूब सारे क्वेश्चंस भी करें। अब इसी तरह से मिलते हैं अगली बार जहां पे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को रिवाइज करेंगे। चलिए, सो बाय एवरीवन, जॉय, टेक केयर, लव यू ऑल।